हाँ जी। मैं जैसी उप्रेती, आज आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। और अभिषेक जी, अजय जी, अलका जी, और नालिंगे साहब, और कुलदीप जी, राजीव कुमार जी, वैभव सिंह जी, और आचार्य विजय कार्यकर जी उपस्थित हैं। सभी का मैं सम्मान करता हूँ। और आज की कार्रवाई प्रारंभ करते हैं। और अभिषेक जी शायद मेरे ख्याल से है नहीं क्या, मेरे ख्याल से तो हम लोग ये चाहते हैं, अभी हमारे मुख्य अतिथि जो आज वक्ता हैं, पूर्व डायरेक्टर श्री P.S. ओझा जी, जो लखनऊ से ही हैं। ये मूल्य संवर्धन श्रृंखला पर वार्ता करेंगे। जब तक वो आते हैं, हम लोग जिसको कुछ बोलना हो तो वो अपना बोल सकता है। और मैं चाहूंगा कि जो इसमें से बोलना चाहें वो अपना कृपया बताएं, और अपनी वार्तालाप इस संदर्भ में कर सकते हैं। और हमारे नालिंगे जी बहुत अनुभवी, वरिष्ठ हैं। अगर वो चाहें तो कुछ बताएं हम लोग को मूल्य संवर्धन श्रृंखला के बारे में, जब तक हमारे मुख्य वक्ता नहीं आते हैं। नमस्ते। हाँ, नमस्ते जी। नमस्ते। और ठीक है आप? नमस्ते। नमस्ते। हाँ, मैं अभी अब अभी वर्धा से आया हूँ मीटिंग से। जी 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 वर्धा में अपनी मीटिंग चालू है ना, कार्यक्रम। जी जी जी, हाँ हाँ, वो तो मालूम हो हाँ, रहा है। हाँ, हाँ, जी 5 बजे चालू हो गया। जी जी। फिर हम 7 बजे तक रुके। फिर नागपुर मीटिंग थी, या दूसरी मीटिंग एक है, जी। इसलिए मैं नागपुर आ गया। हम्म। और कार्यकार जी वगैरह इनको मैंने छोड़ दिया। जी और सभी के बात हुई, अच्छा कार्यक्रम की व्यवस्था अच्छी है वहाँ। जी जी सभी लोग आ रहे हैं, कुछ जी कल भी आ जाएंगे। जी जी। हाँ, और बहुत हमारे भी बढ़िया। लोग कल ज्यादा शामिल हो जाएंगे। जी आज भी 4-5 लोग शामिल हुए थे, सबका आज जी परिचय चल रहा था। जी जी सबने अपना परिचय और अपना कार्य बता दिया। जी जी और अच्छा हो रहा है सब। अपना काम तो चल रहा है अच्छा। जी जी। आज जो सब्जेक्ट है, मैंने देखा नहीं, थोड़ा सब्जेक्ट नहीं क्या सर, है वो आज का। सर वो मूल्य संवर्धन श्रृंखला पर है। मूल्य संवर्धन श्रृंखला, ये आज हाँ, असल में मुख्य वक्ता थे हमारे ओझा जी, वो जी। अभी शायद उपस्थित नहीं हुए हैं। मेरी आवाज आ आप रही कुछ है प्रतीक जी? हैं जी? हाँ। डॉक्टर सुभाष, अभिषेक जी आपको आवाज आवाज आ आ रही रही है है? अभी? हाँ, जी जी अभी जी आ रही, अभी आ रही। जी। देखिए, आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो मूल्य संवर्धन पर आधारित है। और संवर्धन पापा हम्म। बराबर। इसमें जो है, आवाज आ रही है? हेलो? आवाज आ जी रही। जी जी। तो मूल्य संवर्धन पर है, और इसमें जो है किस तरीके से हम लोग किसानों की आय एफपीओस के माध्यम से बढ़ा सकते हैं, और उसको कैसे हम्म। जमीन पे उतारना है। तो जो हमारे पीएस ओझा जी के अनुभव हैं, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में किए हैं सफल प्रयोग, उस पर वो पूरा बराबर। बात रखेंगे, और साथ ही साथ आप भी उस विषय पे अपनी बात रखेंगे। तो मुख्यतः आप दो कोई लोगों बात को नहीं। ही सेशन कंडक्ट करना है। हम लोग श्रोता हैं, हम लोग सुनेंगे। तो तो किस तरह से ठीक। जो सरकार की एक नीति है कि ओ, किसानों की आय बढ़ाई जाए और किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, तो इस विषय पर ही ये पूरा चर्चा होने वाली है। मैं पीएस ओझा जी ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं ठीक मैं है। ज्यादा। बोलूं सर? मैं अभिषेक जी, मैं अभिषेक मेरा जी जी, विचार जी जी बताता अभिषेक हूँ। जी, अभिषेक जी। जी। बोलिए हाँ, ऊपर। बोलिए। हाँ, बोलिए नालेंगे जी। प्रतीक जी। नालेंगे जी, आप बोल रहे हैं, मैं कुछ बोल दूं? बोलो बोलो, हाँ आप हाँ, बोलो। हाँ, पहले आप शुरू नहीं सर, करिए, सर मैं आप तो। आखिरी में बोल लूंगा, और इसके हाँ बाद सर। नालंगे जी को दे दीजिए। नालंगे जी, हाँ बोले। मॉडरे ऐसा, उत्पत्ति जी आज नालंगे जी को मॉडरेट करने दीजिए। अच्छा, ठीक। ठीक ठीक। हाँ हाँ, क्योंकि उनका सब्जेक्ट है वो ज्यादा अच्छे है। तो नालंगे जी, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपसे अनुरोध करूंगा कि आप स्टार्ट करें, और वो पीएस ओझा जी ज्वाइन कर रहे हैं। जी, धन्यवाद। ठीक है। धन्यवाद। प्रणाम सभी मेरे मित्रों। आज का जो सब्जेक्ट है कि
अपन एफपीओ के माध्यम से किसान की वो दोगुना कैसा ज्यादा कैसा बढ़ाए, इसके लिए एफपीओ का क्या फायदा होता है, और एफपीओ कैसी चलाए, और एफपीओ का काम अपन ग्रामीण एरिया में, विलेज में कैसा बढ़ाएंगे, ब्लॉक लेवल पे कैसा बढ़ाएंगे, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मेरी बहुत सारी एफपीओ महाराष्ट्र में है कि जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरी एक एफपीओ जो है वो सांगली करके जिला है हमारा, और सांगली जिले के वहाँ एक ब्लॉक है। वो ब्लॉक में हमारी एफपीओ चल रही है, सातारा और सांगली, ऐसे दो दो जिले के ब्लॉक है। वहाँ दो जिले के ब्लॉक मिलकर एक एफपीओ हमारी चल रही है, और दोनों जिले के लोग एक ब्लॉक में उसमें आए हुए हैं। और वो जो एफपीओ है वो मिलेट के ऊपर काम करती। वो बाजरा मिलेट, ज्वारी मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट यानी राड़ा, और थोड़ा कुटकी, और नाचनी, रागी बोलते हैं आप हिंदी में। तो इसके ऊपर ये एफपीओ काम करती है। तो ये एफपीओ की थोड़ी मैं स्टोरी बता देता। ये एफपीओ में 4 लोग पहले इकट्ठा आए। एक अध्यक्ष बना, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट बना, एक प्रेसिडेंट बना, एक वाइस प्रेसिडेंट बना, और एक कोषाध्यक्ष बना, और एक सचिव बना। और ये 4 लोग अपने अपने पद के लिए लायक थे, उन्होंने सिलेक्शन बराबर किया था। वो एफपीओ का नाम है जवारी प्रोड्यूसर कंपनी, खटाव। खटाव एक ब्लॉक है, और वहाँ बारिश बिल्कुल गिरता नहीं, ताजगांव के पास है, सांगली जिले का लग के। और वहाँ ये 4 लोग इकट्ठा आ गए, और उन्होंने ऐसा नाम दे के काम चालू कर दिया। तो मेरे मित्र है जो, जिनका नाम हम लेते, मुड़े साहब, भानुदास मुड़े, जिनको हमने गए 24 दिसंबर को उनको कृषि भूषण पुरस्कार भी दिया हमारे तरफ से, भारतीय कृषक समाज के तरफ से, उनके एफपीओ को। तो उनका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। मुड़े साहब ने इतनी मेहनत लेके एफपीओ खड़ी की, और उन्होंने शुरुआत की 5 केजी ज्वारी से। एक किसान उनके पास आया और उसने बोला कि मुझे 5 किलो ज्वारी बेचना है, आप लेंगे क्या आपकी एफपीओ? तो ये बोले तुरंत लेंगे। और उन्होंने 5 किलो ज्वारी लिया, और उनका पैसा उनको तुरंत दे दिया। और ऐसा करते करते उन्होंने एफपीओ की शुरुआत की। और बाद में वो एफपीओ इतनी चलने लगी कि वहां सिर्फ ये परचेस और सेल करते थे। आज ये सोयाबीन परचेस करते, बाजरा परचेस करते, ज्वारी परचेस करते, और इनके 300 प्लस सभासद है, और इनकी 11 लोगों की बॉडी भी है एफपीओ की, जो मेन बॉडी रहती हो, और बाकी सदस्य है। और सदस्य को ये पूरा इतना अच्छा सर्विस देते कि सबका माल ये परचेस करके उनको अच्छा भाव देके वो पूना, बॉम्बे या हमारे नगर तक मटेरियल भेजते, और अच्छी आमदनी प्राप्त करके किसान को पैसे कमा के देते। गए 7 महीने पहले उन्होंने हरियाणा से 25 लाख की मशीनरी लाया। वो मशीनरी थी ये क्लीनिंग करने का, ज्वार, बाजरा, रागी, इसका क्लीनिंग होता था, इसका ग्रेडिंग होता था अलग अलग। और इसका उद्घाटन के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था, क्योंकि भानुदास मुड़े हमारे वहाँ के वो तालुके के प्रेसिडेंट भी है भारतीय कृषक समाज के। तो उन्होंने बोला सर आपके हाथ से उद्घाटन करेंगे। तो हम उद्घाटन के लिए गए थे। तो पूरी जो एफपीओ है, एफपीओ के सदस्य और सब लोग मिलकर, सारे लोग
मिलकर वो मशीन पूरा क्लीनिंग ग्रेडिंग करने के लिए सहयोग देते थे। घर का खाने का माल भी क्लीनिंग करके ग्रेडिंग करके लोग लेते थे और उससे लोगों का भी काम आसान हो गया था और एफपीओ को भी पैसे मिल रहे थे। मुले साहब ने जो मेहनत हेलो। की, आगे क्या सर, आगे क्या? हेलो, हाँ, प्रणाम। नमस्ते मुद्रा जी, नमस्ते। आपका ही इंतजार कर रहा था। प्रणाम दो प्रणाम साहब, मिनट में प्रणाम 2 मिनट सर। में मेरा एंड करता। सर तो सर सर आज नमस्कार, मुले साहब ने उनकी एफपीओ ऐसी बनाई है कि एक 3 महीने में उनका जो हमाल है, स्टार्टिंग से हमाली करता है, बोरे उठाता है, बिठाता है, गाड़ी में डालता है। तो मुले साहब के जो हमाल है उसने बुलेट गाड़ी परचेस किया और एफपीओ के सामने बुलेट पे हमाल आता था और हमाली के पैसे जमा जमा करके उन्होंने 3.5 लाख रुपए की नई बुलेट शोरूम से परचेस किया। मुझे ये कहना है कि एक एफपीओ का हमाल अगर बुलेट परचेस करके बुलेट में एफपीओ में आता है तो किसान को एफपीओ के साथ काम करके फायदा कैसा नहीं होगा। अगर अच्छा काम किया, मेहनत किया तो किसान को फायदा जरूर होगा, ये मुझे कहना है। और मैं जल्दी से जल्दी जो कुछ एफपीओ चलाना चाहते उनको मैं खटाव में बुला के ये सारा पिक्चर दिखा दूंगा। धन्यवाद। ओझा जी बोलिए। ना, जी जी। नालिंगे जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा अपना जो किया था वो बताया। हम आदरणीय हमारे जो मुख्य वक्ता जी हैं वीएस ओझा जी, ये पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं एफपीओ में, यूपी में, और लखनऊ से हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं और आप प्लीज अपनी वार्ता से हमको लाभान्वित करें। धन्यवाद। सर सर जी, आज का जो संदर्भ है उसमें मूल्य संवर्धन श्रृंखला की बात हो रही है और सहकारिता के माध्यम से। तो इसमें हमारा अपना जो संदर्भ है, जो मैं कहना चाहूंगा इसमें, इस फोरम पे, कि जैसे किसानों का संगठन चाहे कोऑपरेटिव बैंक में स्टेट के बने या कंपनी एक्ट में भारत सरकार के बने, वो एजेंडा दोनों का एक ही है कि भाई हम एक से ज्यादा माने 10 किसान मिलके कंपनी एक्ट में रजिस्टर कराएंगे एफपीओ और 30 किसान मिलके कोऑपरेटिव एक्ट में एफपीओ कराएंगे। हमारे यूपी की बात है। कंपनी एक्ट वाला तो पूरे देश में बरोबर लागू है, कोऑपरेटिव एक्ट में भी ऑलमोस्ट बरोबर ही स्थिति है हर राज्य में। ठीक है ना। अब रही बात मूल्य संवर्धन श्रृंखला की बात, हमारे सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद भारत सरकार ने हर ग्राम पंचायत में किसानों की सहकारी समिति की बात करी है। हर हर ग्राम पंचायत में किसानों की सहकारी समिति की बात करी। किसानों से जुड़े सारे संदर्भ में कल भी अपने संबोधन में कहा था कि किसानों से जुड़े तकरीबन 17 ऐसे विषय हैं जो वो कोऑपरेटिव एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ मिलकर अपने गांव में चला सकती है। अब रही बात मूल्य संवर्धन श्रृंखला, किसान खेती करता है, वो निश्चित रूप से रबी की फसल में अपने आप से गेहूं बोता है, परंपरागत तरीके से उसके पिताजी ने भी बोया, पिताजी के पिताजी ने भी बोया। तो रबी में गेहूं बोता है, दलहन बोता है, तिलहन बोता है। खरीफ में धान बोता है। कैश क्रॉप में जनरली सामान्य रूप से, जैसे उदाहरण के तौर पे गन्ने की बात आ गई, हमारे उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में भी यही स्थिति है, कर्नाटका में भी। मैंने कैश क्रॉप के रूप में गन्ने को ही हम मान के चलते हैं, बल्कि उससे ज्यादा हाई वैल्यू क्रॉप और भी अवेलेबल है, बट किसान को जानकारी नहीं है। तो इसमें हमारा ये सुझाव है कि ये इतना बेहतरीन फोरम जो इस्टेब्लिश है, अब जैसे आज अभी थोड़ी देर पहले कार्यक्रम शुरू होने के आधे पौने घंटे पहले मसूरी एकेडमी में एक इसी संदर्भ पे कोई एक कल प्रस्तुतिकरण है, तो वहां से वहां के जो रिसोर्स पर्सन हैं उन्होंने कहा कि भाई जो पैक्स है, पैक्स को प्रॉफिट सेंटर कैसे बनाया जा सकता है।
प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको बीपैक्स का, बहुउद्देशीय प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्वरूप दे दिया गया। तो अब हमारा ये कहना है कि हर फोरम पे इस तरीके का, एक मिनट जरा होल्ड करेंगे जरा सा, एक कोई कॉल बार बार आ रही है, उनको हम ड्रॉप कर दे जरा सा, हाँ हाँ, एक मिनट जी होल्ड जी करिए जी जरा। जी 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 जी, बोले जी। जी जी। तो अब उसमें उदाहरण के तौर पे हम अब एक प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हम कर रहे हैं, जो ग्राम पंचायत स्तर पे गठित हो गई। जैसे अभी नालंगे साहब ने कहा कि सहकारिता में ऐसे ऐसे करके काम को आगे बढ़ा रहे हैं वो, तो अब बढ़ा रहे हैं उस काम को कैसे और आगे बढ़ाने के लिए अब उसका एक स्वरूप हम एक ग्राम पंचायत को लेके मॉडल लेके चल रहे हैं। जैसा डॉक्टर कमल टावरी साहब अक्सर इस बात को कहते हैं कि गांव को समृद्धि केंद्र के रूप में विकसित करो, तो जी उसका मॉडल को पैक्स को लेके हम बताना चाहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे एक ग्राम पंचायत में औसतन पैक्स के साथ जुड़ के करीब 1500 के आसपास किसान होते हैं। जनरल जो हमारे यहाँ का जो डाटा है, 1500 फार्मर जो है। उसके कार्य क्षेत्र में होते हैं, करीब 1500 के आसपास एवरेज किसान होते हैं। उन 1500 किसानों का एवरेज रकबा ऑन एन एवरेज ही मान के हम चलते हैं कि करीब, भी हमारे यूपी की बात है तो ऑन एन एवरेज करीब 1500 से 2000 एकड़ के आसपास होता है। हो सकता है महाराष्ट्र में कुछ कम हो, लैंड होल्डिंग कैसी है उसकी, या कर्नाटका में कुछ ज्यादा हो या कम हो, वो वहां की व्यवस्था के हिसाब से हो सकता है। अब हम क्या करेंगे कि प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी में वहां की परिस्थितियों के अनुसार, जैसे हम एग्जाम्पल लेके चले, हमारा बुंदेलखंड का एरिया है, बुंदेलखंड, हम बैकवर्ड पॉकेट की बात करते हैं। जैसे अभी आज ही सरकार ने एक धन धान्य योजना जारी किया है, उसका मैंने अभिषेक जी को भेजा है, वो कैबिनेट ने आज ही पारित किया है उसे। तो अब उसमें भी उद्देश्य है कि जो 100 सबसे पिछड़े जिले हैं उनको लेके चलेंगे हम। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हम ऐसा पॉकेट लें, जैसे आंध्र प्रदेश का ऐसा इलाका जिसको रेन शैडो एरिया कहते हैं, बारिश कम होती है, या कर्नाटका का विदर्भ वाला एरिया, महाराष्ट्र का विदर्भ वाला एरिया ले लें। हम बुंदेलखंड का, अपना यूपी का बुंदेलखंड लेके चलें, या मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड लेके चलें, जहां सच में बैकवर्डनेस है अभी। तो एक डेवलपमेंट तो ये हो गया कि सरकार ने कनेक्टिविटी कुछ बेटर कर दिया, कहीं आना जाना बहुत आसान हो गया। तो एक लाभ हम लोगों को मिल गया कि भाई हम कहीं से कहीं आराम से कम समय में जा सकते हैं, एक पार्ट। अब रही बात, सरकार ने योजनाएं भी ढेर सारी लागू कर दी, लेकिन सारी योजनाएं क्रेडिट लिंक हैं। गौर करिएगा, बैंक से आप कर्ज लेंगे तो आपको सब्सिडी या इंसेंटिव मिलेगा। तो हमने ये अक्सर टावरी साहब जी हर मीटिंग में ये कहते हैं कि भाई सब्सिडी, ग्रांट, इनसे रिबेट से दूर। हम ये कह रहे हैं कि सब्सिडी की बात ना करें, हम इंसेंटिव की बात करें। जैसे सरकार जीएसटी अदा करते समय एक सीमा तक जीएसटी रिम्बर्स भी कर देती है यंग प्रोमोटर्स को प्रमोट करने के लिए। उसी तरीके से इंसेंटिव बेस्ड हम सारे प्रोग्राम बताएंगे आपको, जो भी कार्यक्रम आपको बता रहे हैं इसमें। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मान लिया हमने 1500 एकड़ का रकबा एक पैक्स के अधीन हो गया। उस 1500 एकड़ के रकबे में कुछ रकबा ऐसा होगा जिसमें रबी में धान बोया गया होगा, सॉरी गेहूं बोया गया होगा, या दलहन बोया गया होगा, तिलहन बोया गया होगा। तो अब ये किसान अभी क्या करता है, गेहूं का बीज अपने हिसाब से ले आता है, धान का दलहन का बीज अपने, तिलहन का बीज अपने आप से ले आता है। ऐसे में हम ये करेंगे कि पैक्स में एक कॉमन प्रजाति का हम गेहूं का बीज लाएंगे, तिलहन का बीज लाएंगे, दलहन का बीज लाएंगे। हम अपनी प्लानिंग कर लेंगे कि 1500 एकड़ में कितने एकड़ में किसी का खेत में तोड़ा नहीं जाएगा कि क्लस्टर में सबका मेड़ तोड़ के और डिस्टर्ब कर दिया, नहीं। हम क्लस्टर बनाएंगे कि इतने रकबे पे, ये 100 एकड़ या 200 एकड़ रकबे पे ये गेहूं की फला प्रजाति का हम रोपण करेंगे, हम तिलहन की फला प्रजाति का रोपण करेंगे, हम दलहन की फला प्रजाति का। जैसा हमारा इसमें यह है कि इसमें दलहन, तिलहन और गेहूं मुख्य रूप से। फिर इसके बाद उस एरिया में चूंकि हम बैकवर्ड पॉकेट की बात कर रहे हैं, तो हम
जैसे जाड़े में मड़ुआ बोया जा सकता है, आराम से हो जाएगा आपका, सारी खरीफ में। अब जैसे रबी में आएगा तो रबी में हम किनवा बोलेंगे, उसमें किनवा भी बहुत हाई वैल्यू क्रॉप है, सूखे में बहुत कम सिंचाई कम देख रेख में हो जाती है। तो हम जो जिसकी बाजार मांग है उसका एसेस करके हमने कॉमन एक प्रोसेस, उसमें एक एक्टिविटी स्टैब्लिश करी कि भाई हम फला 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 क्रॉप इतना एरिया में बोएंगे। अब उतने एरिया का एक मॉडल हमारे पास होगा कि भाई यदि हमने 200 एकड़ में फला प्रजाति का गेहूं बोया तो हमारे पास मालूम होगा कि 200 एकड़ में करीब 3600 कुंटल 3800 कुंटल गेहूं हमारा होगा, या 3500 कुंटल गेहूं होगा फॉर एग्जाम्पल। अब उसमें क्या है कि उतना कुंटल गेहूं जब होगा हमारा, तो हमारे को, हम बड़े खरीदार के पास पहले से टाई अप कर लेंगे मिल वालों से कि साहब फला प्रजाति का गेहूं हमारे पास है। एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया कि क्या हम गांव में गेहूं बेचने की जगह पे एक प्रोसेसिंग प्लांट लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। अब वो पैक्स पे जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या आपने जो कोऑपरेटिव सोसाइटी नई बनाई, उसके ऊपर प्रोसेसिंग सेंटर की बात हो सकती है। कस्टमाइज, जैसे तमाम ऐसे रिमोट पॉकेट में बिजली, जैसे जहां तहां बिजली का संकट है गांव में, जैसे रिमोट पॉकेट की बात है, कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन है तो डोमेस्टिक कनेक्शन है, पावर नहीं है, तो सोलर चालित तमाम चीजें आ गई हैं, छोटी आटा चक्की, छोटी तेल मिल, जो लोकल कंजम्पशन के लिए पैदा कर सकती है। तो हमने मूल्य संवर्धन की बात करी। अब जैसे मान लिया 3600 कुंटल या 3800 कुंटल जो भी उत्पादन हुआ, उसका कुछ पार्ट हमने स्टोर कर लिया अपने पास, अपना एक गोदाम भी होगा, जिस गोदाम में यथावश्यकता हम बीज भी रखेंगे, यथावश्यकता हम खाद भी रखेंगे, यथावश्यकता हम अपना स्टॉक भी रखेंगे, ताकि आप टाइम में जब उसका रेट बढ़े तो हम फॉरवर्ड ट्रेडिंग भी कर सकें और प्रोसेस करके अपना मार्केटिंग भी कर सकें। तो हमारा ये मूल्य संवर्धन में, अब जैसे मान लिया उदाहरण के तौर पे एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट लगाई आपने, जैसे मान लिया आटा मिल लगाई, तेल मिल लगाई, दाल मिल मंगाई लगाई, मसाला इकाई लगाई। जो आटा चावल दाल तेल मसाला ये रोज घर में कंज्यूम होता है, गांव गांव कंज्यूम होता है, गांव में भी कस्बे से ही खरीद के आता है। तो हमारा ये कहना है कि इसमें पूरे नेटवर्क में मार्केटिंग का कोई संकट नहीं, कंजम्पशन का कोई संकट नहीं है। हमें अपनी लागत स्टैब्लिश करके कि भाई बाजार में कोई चीज 45 रुपए किलो है तो हम 44 रुपए 50 पैसे किलो पे हम बाजार में उतारेंगे, ताकि हमारा एक स्टार्टिंग व्यवस्था हो जाए। 44 रुपए पे उतारेंगे, हम अपना मार्जिन 1 रुपए कम रखेंगे, ताकि हम मार्केट पकड़ ले और क्वालिटी मेंटेन करेंगे। तो अब ये मूल्य संवर्धन श्रृंखला की जो पहली व्यवस्था मशीन लगने की है, उसमें भारत सरकार ने व्यवस्था दी है कृषि अवसंरचना निधि AIF, जिसमें भारत सरकार ने कहा कि भाई हम 3% ब्याज की छूट आपको देंगे अप टू 2 करोड़। ठीक है। इसके अलावा साथ में उन्होंने ये कहा कि भाई केंद्र सरकार या राज्य सरकार की अन्य समान उद्देश्य की योजना से इसका लाभ आप जोड़ सकते हैं। क्लियर। तो अब इसमें यह है कि अन्य केंद्र या राज्य की योजना से लाभ जोड़ सकते हैं। जैसे मान लिया यूपी की बात है तो यूपी में MSME पॉलिसी चल रही है हमारी स्टेट की। भारत सरकार की फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी पूरे देश में चल रही है, प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम पूरे देश में चल रही है। तो उसमें भारत सरकार ने कहा कि भाई 35% या अधिकतम 10 लाख इंडिविजुअल को देंगे, और यदि यही काम क्लस्टर में होगा, जैसे 3 4 5 को पैक्स मिलके कोई कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही हैं, तो 35% या अधिकतम 3 करोड़ रुपए देंगे सब्सिडी। कितनी बढ़िया योजना है। लेकिन हम क्रेडिट लिंक देंगे, क्रेडिट की गारंटी भी गवर्नमेंट लेगी, ताकि आप हर क्षण अलर्ट रहें कि भाई हमें पैसा पहले बैंक का लौटा देना है, उसके बाद अपने मुनाफे की बात करनी है। जो बिक क्या है सब मेरा मुनाफा नहीं है। तो एक तो हमारा ये है कि हेलो हेलो जी आई जी एम ऑडिबल। जी, यस यू आर ऑडिबल। हाँ, तो हमारा ये कहना है कि एक फॉर्मल व्यवस्था में हमने एक व्यवस्था दे दिया कि हम बेच के जो आएगा उसमें हम सब काट के बैंक का EMI, बैंक का इंस्टॉलमेंट, फिर उसके बाद बची हुई व्यवस्था में हमारा मुनाफे का एक हिस्सा हम रखेंगे कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, ताकि अगला कोई कारोबार होगा। फिर बचे हुए में अपने प्रशासनिक व्यय सब काटने के बाद जो मुनाफे का एक हिस्सा कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाएगा, और रेस्ट पार्ट हम डिविडेंड के रूप में अपने किसानों को बांट देंगे। कल भी मैंने अमूल मॉडल की बात करी थी कि अमूल मॉडल यही है
कि भाई फैट के हिसाब से एवरेज 37 रुपए 50 पैसे दूध लेता है, बेचता है 67 रुपए लीटर या 68 रुपए लीटर, उसमें 2% फैट भी निकाल लेते हैं। गौर करिएगा, वो घी बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, तमाम वैल्यू एडिशन करके उसकी कीमत 1 लीटर दूध की कीमत 37 रुपए में 10 या 12 रुपए प्रोसेसिंग चार्ज पर लीटर का मैक्सिमम आता है। ये सारी चीजों बनाने में जोड़ लीजिए तो 37 और 12 कितना हुआ, 49 रुपए के खर्चे के ऊपर वो 37 रुपए का 80 रुपए या 85 रुपए या 82 रुपए का वैल्यू एडिशन करते हैं। तो अब उसमें क्या है कि उसमें एक पार्ट मुनाफे का कुछ हिस्सा हमारे किसानों के पास भी जाता है डिविडेंड के रूप में साल के अंत में, जो शेयर होल्डर है कोऑपरेटिव का। तो इसी तरीके से हमने जैसे आटा, चावल, दाल, तेल, मसाले की बात कर लिया। अब दूध की बात करें हम। आपको हेलो जी, हेलो जी बोलिए सर। हाँ जी। अब जैसे मान लिया एक एक्टिविटी हो गई खेत से जुड़ी हुई हमारे एग्रो प्रोसेसिंग की। दूसरा, हम एग्रीकल्चर के साथ साथ हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे हम। अब हॉर्टिकल्चर में जैसे बुंदेलखंड में हमारे एक पॉकेट में अभी कुछ किसानों ने खजूर की खेती की शुरुआत करी, MIDH में उसको शामिल कर लिया गया। तो अब 1 एकड़ 2 एकड़ खजूर पैदा करेगा कोई किसान तो कहाँ ले जाएगा भाई? इनोवेटिव फार्मर होगा, रिस्क लिया, उसने कहा कि हम लगा के देखते हैं। अब किसी ने स्ट्रॉबेरी लगाई, लगा के देखते हैं, रिजल्ट बहुत बढ़िया आया, फल की मिठास, फल की टेक्सचर, फल का टेस्ट, सारी की सब अच्छी है। लेकिन अब वो जब क्लस्टर में होगा, पैक्स के पदाधिकारी या शेयर होल्डर के रूप में उसको इनिशिएट करेगा तो क्लस्टर बन जाएगा। अब क्लस्टर में क्या है, MIDH की बात, जैसे हमने AIF की बात करी उस तरह MIDH की बात, मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में भारत सरकार का ये कहना है कि हमने एक मानक स्टैब्लिश कर लिया कि 1 एकड़ पे स्ट्रॉबेरी लगाएंगे तो ये लागत आएगी, इसका 40% रकम हम आपके खाते में इंसेंटिव के रूप में देंगे। आपने खजूर लगाई, डेट पाम लगाया तो ये इंसेंटिव हम आपको देंगे 40% रकम हमारे प्लेन एरिया के लिए। यदि यही हिमाचल की या उत्तराखंड की बात आएगी या नॉर्थ ईस्ट की बात आएगी तो उसमें दे कैन गो अप टू 75%। एक व्यवस्था ये हो गई किसान के स्तर पे। अब रही बात उदाहरण के तौर पे कि जैसे मान लिया एक पर्टिकुलर एरिया में हमारा उत्तराखंड का हमारा कोई क्लस्टर है, और उत्तराखंड के क्लस्टर में उन्होंने कहा कि साहब हम आपका ये पर्टिकुलर एक्स वेराइटी का हम सिट्रस फ्रूट, हम जैसे मान लिया पिथौरागढ़ के आसपास वो बड़ा वाला नींबू आता है जिसकी प्रोसेसिंग करके तमाम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, तो उस लेमन के कल्टीवेशन का एक मॉडल क्लस्टर हमने पिथौरागढ़ के किसानों ने डेवलप कर लिया, या वहां की पैक्स ने सहकारिता से जुड़े किसानों को जोड़ के एक कर लिया। अब प्रोसेसिंग के लिए जब बात आएगी तो प्रोसेसिंग की बात में, प्रोसेसिंग के लिए भी भारत सरकार ने व्यवस्था दिया कि माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम में छोटे प्रोसेसिंग प्लांट लगाइए, या फिर क्लस्टर बना के अधिकतम 35% या 3 करोड़ रुपए तक के इंसेंटिव ले लीजिए। तो अब इसमें हमारा ये कहना है कि ये निर्णय हम लोगों को लेना है कि भाई हमारे पास कितनी रकम का परियोजना लागत का 10% अपनी जेब में है। अपनी जेब का मतलब शेयर होल्डर के शेयर कैपिटल के रूप में है। क्योंकि मैं फिर बताना चाहूंगा कि आप कभी भी कोई भी एक्टिविटी जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड को FPO है या कोई कोऑपरेटिव एक्ट में है तो फंड रेज करेंगे, कभी कभी क्या होता है कि बाहर से पैसा लेके ट्रेडिंग करके अपना लोग दाएं बाएं करने लगते हैं। ऐसा कतई नहीं करना है। जो भी कैपिटल फॉर्मेशन होगा शेयर होल्डर के कैपिटल से ही मिलके होगा और उसी से व्यवसाय को आगे बढ़ाया जाएगा। ये स्ट्रिक्टली इसको फॉलो कर लिया जाए, ठीक है ना। तो एक तो व्यवस्था ये हो जाएगी कि मूल्य संवर्धन श्रृंखला का जो ये बेसिक पार्ट है, इस पार्ट में हम काम को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा पार्ट हो गया हॉर्टिकल्चर का। एग्रीकल्चर की बात करी, फिर हॉर्टिकल्चर की बात करी। तो गांव के कुछ एरिया में हमने हॉर्टिकल्चरल क्रॉप लगा दिया। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप पेरिनियल नेचर का होता है, कुछ सीजनल नेचर का होता है। जैसे मान लिया सब्जियों की खेती सीजनल नेचर की हो गई। तो अब उसका एक हमारा समक मॉडल है। समक मॉडल में उसमें क्या है कि हम उसके साथ खेत पे औद्यानिक फसलों के साथ साथ सामान्य खेती वाली फसलें भी नियमित रूप से करते हैं। सह अस्तित्व मूलक आवर्तनशील कृषि का मॉडल है
जिसके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम लोगों ने पद्मश्री डॉक्टर भारत भूषण त्यागी जी के फैसिलिटेशन से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हमने किसानों के लिए एस्टैब्लिश करी है। और हम लाइकली टू शॉर्टली जैसे जैसे हमें लग रहा अगले 15-20 दिन या महीने भर के अंदर वो ट्रेनिंग प्रोग्राम राष्ट्रीय परिवेश का प्रोग्राम है। हम इस फोरम पे आप सब लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि हम आपको अभिषेक जी को बता देंगे कि पहला बैच हमारा 15 तारीख को चालू होने जा रहा है। वो पूरा बैच सहभागिता पे आधारित है। उस सहभागिता में आप आए, रहें, खाएं, सीखें। सीखने के बाद उसके सर्टिफिकेशन की व्यवस्था है और सर्टिफिकेशन के बाद सर्टिफिकेशन के साथ ही आपके जिज्ञासा के अनुसार जो एप्टीट्यूड होगा उस एप्टीट्यूड के साथ मिलके हम बैंक से क्रेडिट लिंकेज के फॉर्म बना के और सारी चीजें रिपोर्ट बना के अपलोड करवा देंगे वहीं से। एक व्यवस्था हम लोगों ने, और मैं बताना चाहूंगा कि इस मॉडल को, इस विजन को कैनरा बैंक ने सपोर्ट किया है। कैनरा बैंक का एक ऐसा कमर्शियल बैंक है जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में प्रोएक्टिव होकर अन्य बैंकों से ज्यादा समर्थन देता है। राष्ट्रीय स्तर पे मैंने गौर किया है। तो ये हम आपको मैंने ये सहर्ष ये बताना चाह रहे हैं और वो सारा इनपुट किया हुआ है। अब ये था कि भाई जगह कहाँ रखी जाए, तो जगह ऐसी जगह रखी जाए जो हम एनसीआर के नजदीक दिल्ली वालों को दिखा सके। अच्छा, लकीली वहां उस मॉडल को देखने के लिए सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, ज्वाइंट सेक्रेटरी एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पूरा दिन आके गुजार चुके हैं वहां पे। तमाम अन्य राज्यों के किसान भी आते हैं वहां, लर्न करने आते हैं। तो एक व्यवस्था ऐसी थी जो पहले से हमारा एक बोनाफाइड नोटिफाइड, बोनाफाइड माने हम किसानों द्वारा बोनाफाइड कि भाई ये जगह अच्छी है, यहाँ पे सब लोग आते हैं, यहाँ पे जो सीख के जाता है अच्छा करता है। तो एक शुरुआत हम लोगों ने करी है। तो वहां पे हम, एक तो हो गया हमारा कृषि, दूसरा उद्यानिकी, इसके बाद एलाइड एक्टिविटी में हम आते हैं पशुधन का। पशुधन में मैं बताना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के एक युवा किसान ने बांदा के, उन्होंने 8 राज्यों के अन्य किसान, युवा किसानों के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय परिवेश में एफपीओ का गठन किया है जो एनिमल हस्बेंड्री पे ही काम करेगा, जिसमें राजस्थान का है, यूपी का है, कर्नाटका का है, तेलंगाना का, इस तरीके से 8 राज्य, महाराष्ट्र का है। 8 राज्यों ने मिलके और उन्होंने मेजर एजेंडा उसमें गोट फार्मिंग रखी है। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि गरीब की गाय हम लोग लिखते तो आए हैं बचपन से लेख के रूप में कि चलेगा। बकरी गरीब की गाय होती है। हला हला जी, जी। मैं बोलूं? जी 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 सर जी। तो अब उसमें क्या है कि हमने उन लोगों को ये प्रस्ताव दिया कि भाई इस कार्यक्रम में सिर्फ बकरी का ही काम नहीं होगा, बकरी के साथ भेड़ का भी काम होगा, भेड़ का होगा तो उनका होगा। गौर करिए, अब मूल्य संवर्धन शुरू हो गया उसका। फिर उसमें हम स्मॉल एनिमल्स में पिग फार्मिंग भी करेंगे। गौर करिए, तो हमारा ये कहना है कि हम जैसे किसान को इन सब चीजों के साथ जोड़ते चले जाएंगे, उन सब चीजों को, डेयरी भी होगा उसमें, एनिमल हस्बेंड्री में पशुधन की भी बात करेंगे, ब्रीड इंप्रूवमेंट की भी बात करेंगे उसमें, क्योंकि ऑल द 8 members of the FPO, they are highly qualified, well experienced, और लकीली उन लोगों ने राष्ट्रीय परिवेश में हमें मुख्य सलाहकार के रूप में उस पूरे फोरम पे रखा। तो हमारा ये कहना है कि इसमें पूरे एजेंडे के साथ हम एनिमल हस्बेंड्री को भी ले सकते हैं पैक्स के रूप में। जैसे हमारे नालंगे साहब, जो अभी वहां किरण पटवर्धन करके एक बच्चा है महाराष्ट्र का, अब दुनिया गोल है, बड़ी छोटी है, आज से करीब 15 साल पहले उस बच्चे से पुणे में भेंट हुई थी, सोलापुर में, और वो वेस्ट टू वेल्थ के ऊपर उस समय काम कर रहा था 15 साल पहले। कूड़ा से कंचन की बात तो अब हो रही है ना, वो काम कर रहा था, विजन था उसके पास। तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया नालंगे साहब से। लकीली एक दिन नालंगे साहब ने उनसे बात कराई, हमने कहा किरण तेरा नंबर मेरे पास है, मैं डायल करके देखता हूं, और लकीली नंबर भी नहीं बदला। तो आदमी का मोबाइल नंबर नहीं बदला माने वो अपने एजेंडे पे पैशन के साथ लगा हुआ है। 15 साल में पता नहीं लोग कितनी बार मोबाइल नंबर बदल लेते हैं। तो एक तो यह है कि हमें व्यवस्था के साथ, फिर पशुधन की बात आ गई। अब पशुधन के साथ साथ उसके साथ एलाइड एक्टिविटी में हमारी फिशरीज भी है, एक्वाकल्चर जिसको कहेंगे। तो एक्वाकल्चर में फिशरीज की भी बात हम कर सकते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे हमारा एक्वाकल्चर में फिशरीज के साथ साथ मोती कल्चर की भी बात है, पर्ल कल्चर का। पर्ल कल्चर पे हमारा एक एफपीओ है प्रयागराज का,
वो इस पे काम कर रहा। तो ये काम जैसे मान लिया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मोती की कल्चर की बात होती है तो इसको हम कमर्शियली, लेकिन फोकस में पैक्स ही रहेगा। अलग अलग लोग प्रयास कर रहे हैं, हम ये प्रयास करेंगे कि कोऑपरेटिव की एक्टिविटी में, जैसे गांव में हमने कहा कि 1500 एकड़ रकबे में क्या क्या बनेगा, अब उसको जो वो ओरिजिनल वहीं से शुरुआत है कि एक फॉर्मल व्यवस्था में हम करेंगे कि एक व्यवस्था के साथ हम कि 1500 में एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद फाइनली आगे जोड़ेंगे एक्वाकल्चर में, एक्वाकल्चर में फिश फार्मिंग की बात होगी। अब आएंगे फिश फार्मिंग में, गोट फार्मिंग में या शिप फार्मिंग में। तो इसमें क्या है कि हम जैसे शुरू में कहा गरीब की गाय, बकरी गरीब की गाय है। तो अब इसमें यह है कि बकरी, अभी तक क्या होता था, बकरी पालन मांस के लिए होता था। कोरोना ने सिखा दिया कि बकरी पालन, बकरी के दूध से तमाम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनते हैं जो मेडिसिनल वैल्यूज के होते हैं। तो जब बकरी का चीज है उसका बहुत बड़ी मार्केट है, उस पर भी हमारे किसान प्रयास कर रहे हैं। हाँ सही है। तो अब इसमें इसमें क्या है कि एक फॉर्मल व्यवस्था में जब हम बकरी पालन की बात करेंगे तो जैसे 1+5, 2+10 के मॉडल गरीब लोगों के लिए बना हुआ है। अब वो शेयर होल्डर वो भी है हमारा, जो हमारा गांव वाला है जिसके पास छोटा किसान है। अब वो अपने, भाई मान लिया उसके पास खेती ही इतनी है कि वो तमाम चीजें नहीं कर सकता है, तो ठीक है अपने खाने भर का गेहूं बो लिया, धान बो लिया और बचे में बकरी पालन कर लिया अपना। या बायोफ्लॉक में मछली पालन का है, सिंगी की एक खास प्रजाति होती है जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है मछली में, और वो एक करीब 65,000 रुपए की लागत में एक सेटअप, जैसे अपने पिछवाड़े या आगे यदि आपके पास 10 फीट का एक जगह हो, 10x10 की जगह हो, तो उसमें उसको लगा लीजिए आप। उसमें 50% तक की छूट है बायोफ्लॉक में, 50, बल्कि SC ST बेनिफिशियरी है तो 60% तक की छूट है उसमें। तो अब उसमें एक गांव में मान लिया 15-20 हो गया तो एक अच्छी खासी का अच्छा खासा उत्पादन हो जाएगा, ताकि बाजार ले जाना आसान हो जाएगा। तो अब मत्स्य पालन हो गया। गौर करिएगा, एक चीज चले हमने, औद्यानिकी खेती, औद्यानिकी, पशुधन, फिर उसके बाद डेयरी, फिर उसके बाद एक्वाकल्चर में आ गए हम। अब इन सबके करने के बाद, ये सारी मेजर एक्टिविटी है, इनको करने के बाद मार्केटिंग की बात आएगी। तो मार्केटिंग में हमारा ये कहना है कि भाई मार्केटिंग की प्लानिंग हम पहले शुरू में कहा था ना कि नीड बेस्ड हम कल्टीवेशन, प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग करेंगे, बाजार की मांग का सर्वे कर लेंगे। अब इसमें क्या है कि जो हम जैसे ट्रेनिंग हम कराने जा रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि जितने हमारे साथी सुन रहे हैं ये कम से कम पहले बैच के हमारे ट्रेनी रहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में लगातार पहले बैच में 5 दिन हम भी रहेंगे उस गांव में। गांव ही है वो, और गांव के परिवेश में रहना है, गांव के परिवेश में सीख के जाना है। तो हम ये चाहेंगे कि जो हम आपको बता रहे हैं, जैसे कल राजीव जी के पिताजी से बात हो रही थी आज, या राजीव जी ने एक टेक्स्ट भेजा था मेरे को कि साहब एक डॉक्यूमेंट भेजा है। हमने गौर किया कि डॉक्यूमेंट पढ़ पढ़ के हम उसको करेंगे तो स्पीड नहीं बनेगी, हम मौके पे करके और तब पढ़ेंगे, क्योंकि सीखना जरूरी है, पहले प्रैक्टिकल करके सीखना जरूरी है तब करना। अभी क्या, पहले आदमी करना शुरू कर देता है, वहीं गड़बड़ हो जाता है। तो जो 1.5 पेज का डॉक्यूमेंट अभिषेक जी हमने जो बना के भेजा था आपको, एक बार अपने ग्रुप में डाल दीजिएगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि किसान ही वो ताकत है जो एक दाने से 1000 दाने बना सकता है, जबकि इंडस्ट्री वाला 1 किलो गेहूं से 950 ग्राम आटा बनाता है या 925 ग्राम आटा बनाता है, तभी वो फायदे में रहता है, इसलिए कि वो मूल्य संवर्धन की बात कर रहा। तो इसी मूल्य संवर्धन का हमने रखा कि भाई हम बाजार, खेत से लेके बाजार और कंज्यूमर तक जाने का प्लान लेके चलेंगे। अब इस पूरी व्यवस्था में स्टोरेज की बात आएगी, ट्रांसपोर्ट की बात आएगी। अब इसमें अलग अलग रोजगार की बात आई। अब जैसे पैक्स के ऊपर सारी लाइबिलिटी नहीं डालना, क्योंकि पैक्स तो कलेक्टिव है ना, तो एक आदमी कलेक्टिव सब लोगों पर, चेयरमैन और सेक्रेटरी को दस्तखत करना पड़ेगा, तो पूरे गांव भर का जिम्मेदारी क्यों लेगा वो, पूरे गांव भर की नैतिक जिम्मेदारी वो लेगा कि भाई कुछ चीजें पैक्स के सेंटर पे होंगी और कुछ अलग अलग होंगी, ताकि कहता ना कि नाव में जब चलो तो नाव में भाई अलग अलग जगह पे होता है ना, नाविक कहता है तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो, ताकि बैलेंस बरोबर रहे। तो नाविक की तरह उसका पैक्स का चेयरमैन या पैक्स का सेक्रेटरी नाविक की तरह होता है,
जो अपने लोगों को बांट दे, भाई तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, और सब करने के बाद एक कॉमन जीएसटी नंबर से सबकी मार्केटिंग होगी। अब आगे ले जाने में जैसे मान लिया कुछ उत्पाद है हमारे जो कोल्ड रूम में जाएंगे, कोल्ड स्टोरेज में जाएंगे या रेफर बैन में जाएंगे, तो अब इसमें सरकार ने फिर व्यवस्था दी। एमआईडीएस की बात मैं करूंगा। एमआईडीएस में रेफर बैन लेने में क्रेडिट लिंक 50% तक का सपोर्ट है। उसमें छोटे रेफर बैन माने जो टाटा इसमें 407 पे चढ़ती है वो 3 टन क्या से लेके 30 टन तक का आप उसमें बना सकते हो। आप उसमें 50% की छूट है आपको। बैंक से लोन ले लीजिए आप, 50% का सपोर्ट हो जाएगा उसमें। एआईएफ में 3% ब्याज की छूट हो जाएगी। तो रेफर बैन हो गया कि भाई हमारा साफ सुथरा उत्पाद सही सही बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में अब बाजार में चला जाए। अब बाजार में जहां गए तो बाजार में क्या उसके पास उस तरीके की व्यवस्था है साफ सुथरा रखने की? यदि साफ सुथरा रखने की, जैसे आपका ही साथी है, जैसे मान लिया उदाहरण के तौर पे बांदा का एक क्लस्टर लखनऊ में अपना आउटलेट खोला, तो आउटलेट खोलने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उसके लिए भी सरकार एआईएफ में मदद करेगी आपकी। तो हमारा ये कहना है कि जो सरकार की योजनाओं की प्रॉपर जानकारी लेके कहां कहां से क्या बन सकता है उसका रास्ता हम जैसे जागरूक लोग आपको सब लोगों को अवगत कराएंगे। जिन लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे वो अपने अन्य साथियों को अवगत कराएंगे। एक फॉर्मल व्यवस्था के तहत हम इसको एक चेन के रूप में लेके, इसीलिए श्रृंखला की बात कर रहे हैं। अब इसकी सफलता की एक कहानी मैं प्रैक्टिकल बताऊं। मैं सन 2005-6 में मनरेगा लॉन्च हुआ। तो मनरेगा में हमने गौर किया कि मनरेगा जब लॉन्च हुआ तो उस समय हर गांव में झगड़े होते थे। झगड़े इस बात के कि पता चला कि चक्रोट बगल वाला दोनों मिलकर जोत रहे हैं। चक्रोट पता नहीं कब से चकबंदी हुई, उसके बाद से थोड़े दिन दिखा, उसके बाद जोत के लोगों ने, चूंकि चलते चलते पे चलने का रास्ता बनता है, तो अब उसमें क्या है कि चक्रोट लोगों ने जोत लिया, चकनाली जोत लिया। अब प्रधान को काम करने का आदेश आया ऊपर से कि भाई तुम्हें 100 दिन का रोजगार देना है। भाई जेन्युइन काम था। अब वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लेके वो पूरे खेत की अपने ग्राम पंचायत की पैमाइश कराया प्रधान। तो पता चला कि यहाँ चक्रोड है, यहाँ चकनाली है। पता चला कि 90% चक्रोड चकनाली, एक या दो तो प्रैक्टिस में है, बाकी लोगों ने खोद डाला, अपने खेत में मिला डाला। अब फसल खड़ी है, टारगेट काम का पूरा करना है, ऊपर के डंडे डीएम साहब के पड़ रहे हैं, सीडीओ के पड़ रहे हैं, बीडीओ के भी पड़ रहे हैं, प्रधान क्या करे? तो अब ऐसे में क्या है कि इसमें फाइनली क्या है कि जब प्रधान आगे बढ़ेगा तो झगड़े होंगे। और हमें तो बताना चाहेंगे, हमें अपने गांव में भरे जाड़े में, पीक जाड़े में, जब एक फसल गेहूं की एक और आलू की फसल बिल्कुल अपनी जवानी में थी और उसको काट के सड़क बनाई गई और लॉ एंड ऑर्डर का हुआ, एक समस्या हुई, हमें भी गांव भाग के जाना पड़ा था गांव का माहौल को शांत कराने के लिए। तो ये एग्जाम्पल मैंने अपने उस समय के तत्कालीन सुपर बॉसेस थे जो कृषि उत्पादन आयुक्त, तो उनके सामने रखा कि साहब ये एक समस्या है। आप कहते हैं 100 दिन का रोजगार दो, प्रधान प्रशासन के साथ लाठी डंडे सही करे मिलके लोगों के, या काम करे। तो उसमें हुआ कि क्या किया जाए इसका, तो कन्वर्जेंस का मॉडल दिया एंड कन्वर्जेंस का रास्ता वहीं से खुला। अब कन्वर्जेंस में मैं अभिषेक जी, मैं कन्वर्जेंस की वो योजना जीवन शक्ति और जीवन ज्योति परियोजना हमने उस समय लागू कराई थी। दैट वाज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसमें औषधि खेती की बात करी। उसका शासनादेश आप पढ़ेंगे तो लिखेगा पारंपरिक वैद्यकी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से, पहला पैरा ये लिखा हुआ। क्योंकि हमने गौर किया कि जड़ी बूटी, और ये प्रस्ताव भी दिया था, मीटिंग में रखा था कि साहब विकास के नाम पर जंगल कटते जा रहे हैं, जड़ी बूटी का प्राकृतिक आवास जंगल होते हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। तो वैद्य जी की दवा महंगी मिलेगी, जो स्वास्थ्य की बात करती है। हम चिकित्सा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बातें नहीं कर रहे हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्रालय का बजट देखिए तो पता चला मेडिकल वाला बजट तो 90% है और हेल्थ वाला बजट 10% है। मैंने हर चीज पहले बिगाड़ेंगे तब हम आपको सही करेंगे, हम करें बिगड़ने ही नहीं देंगे, औषधि हमारी करती है। तो उसका नाम रखा जीवन शक्ति परियोजना, और औषधियों की खेती की बात करी उसमें। उस समय भी डाबर था, उस समय भी वैद्यनाथ था। गौर करिएगा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये पतंजल तब नहीं आई थी, बट वैद्यनाथ और डाबर प्रैक्टिस में थे, और ये आपका एक धूत पापेश्वर था। इन कंपनियों ने हमारे किसानों की मदद करी। नीमच की मंडी थी,
जहां के व्यापारियों ने हमारे किसानों की मदद करी, यूपी से उसकी शुरुआत कर दी गई। औषधियों खेती से शुरुआत हुई, तो उसका नाम रखा गया क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्डिंग की बात यूपी का किसान 2010 में भी 9 में भी कर रहा था, इसलिए कि उन किसानों का नेतृत्व हमारे पास था और हमारा नेतृत्व हमारे कमल टावरी सरीखे अधिकारियों के पास था। एक चेन बनी थी ना, कि जो हम सोच रहे हैं वही ऊपर वाला सोच रहा है, जिसको डिसीजन लेना है पॉलिसी मेकर, और उस समय के जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको भी, तो चेन बनी थी। अब क्या है, सोच हम कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, और दिख कुछ और रहे हैं। तीनों में मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में भेद हो गया। तो हमें अपने मनसा वाचा कर्मणा में जहां हम काम कर रहे हैं, मन वाणी और कर्म तीनों से अपने एजेंडे को सेट करना है, भाई हमें ये करना है। हम इसके लिए हमने क्या किया, भाई निगेटिविटी तो हर जगह है, हम जो अच्छा काम कर रहे थे उनको स्टेट लेवल पे बुला के प्रशंसा करना शुरू किए, और हम सफल हो गए। इकलौते ऐसे अधिकारी जो मुख्यालय का था, लेकिन उसका ललितपुर जिले में भी क्लस्टर था जो लखनऊ से 400 किलोमीटर दूर है, और सहारनपुर में भी क्लस्टर था जो 700 किलोमीटर दूर है। गौर करिएगा, ऐसा संभव है? संभव है, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी पे मैं बोल रहा था उसी फ्रीक्वेंसी पे हमारा किसान उसको परसीव कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था। वहां किसान क्लस्टर के साथ बैठा हुआ। अब मैं सोनभद्र के एक पॉकेट की बात मैं करना चाहूंगा। देखिए, एक मिनट होल्ड करिए, सहारनपुर के किसान का फोन आएगी, एक मिनट होल्ड करिए इधर से प्लीज। हाँ साहब, तो इसमें क्या है, हेलो, बोलिए 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 यस बोलिए। यस प्लीज। तो अब इसमें क्या है कि एक फॉर्मल व्यवस्था में जैसे कन्वर्जेंस का मॉडल दिया गया, औषधि खेती चालू हो गई। औषधि खेती चालू, उसका बाजार पहले से हमें मालूम था कहाँ कहाँ, किसानों को सीधे जोड़ दिया। अब उसमें क्या है कि हम जैसे फॉरवर्ड मार्केटिंग की बात आती है, तो जो पॉलिसी मेकर है वो सोचने लगता है कि इसमें हमें क्या मिलेगा। हमने पहले दिन से ही मान लिया कि हमें सरकार तनख्वाह दे रही है, हमारा हमारा हिस्सा मिल रहा है। जिसके लिए सरकार तनख्वाह दे रही वही काम तो कर रहे हैं, बस किसान को सीधे बाजार से जोड़ दिया, हमारा काम सफल हो गया। तो अभी क्या है कि हम नियंत्रण में रखना चाहते हैं, हम नियंत्रण में ना रखें, ओपन कर दे, क्लस्टर बना के जागरूक करके ओपन कर दे। बस ये वाच करते रहें कि वो, जैसे होता नहीं है कि एक बानरी सेना हमने खड़ा करी और बानरी सेना गड़बड़ न करने लगे, उछल कूद न करने लगे, उसके लिए अनुशासन की बात कर ली। अब इसकी बात मैं बताना चाहूंगा, मनरेगा कन्वर्जेंस में एक सवाल पूछा गया मेरे से कि भाई इसकी थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग कैसे करते हैं। दो परियोजनाएं हम देखते थे, जीवन ज्योति परियोजना, जीवन शक्ति परियोजना। तो उसमें मॉनिटरिंग कैसे करते हैं? आप तो फील्ड में जाते नहीं, कोई आपके पास फील्ड स्टाफ नहीं है, क्योंकि हम पॉलिसी लेवल पे ही शुरू से ही रहे, एक सेंट्रल पोस्टिंग में रहे, मुख्यालय पे ही रहे। तो अब उसमें क्या है कि हमने एक व्यवस्था दी कि भाई मॉनिटरिंग हमारा किसान किसान की मॉनिटरिंग करता है, क्लस्टर में करते हैं। तो समूह में रखने से फायदा क्या है, हमने किसान को ट्रेनिंग दी, उससे कहा कम से कम 10 आदमी तुम अपने साथ अपने बरोबर का तैयार करो, तब हम तुम्हारे लिए आगे मदद का रास्ता दिखाएंगे। तो वो निडी था, हमारी बात ट्रेनिंग लेके गया, लगा कि आदमी में जबान में दम है। हमने 1 2 5 मॉडल 10 मॉडल डेवलप कर दिए, बस किसान देखा देखी शुरू हो गया कि यार कहीं जाना नहीं, अपना काम क्लस्टर बना के कर लेना, ऐसे हो जाता है। ग्राम प्रधान ही है, बीडीओ साहब ब्लॉक लेवल पर सैंक्शन करते हैं, यहीं से हमारा शुरू हो जाता है। तो अब इसमें क्या है, हमने हुआ कि भाई इसका सोशल ऑडिट का भी एक क्लास है। हमने कहा साहब सोशल ऑडिट चाहे करा लो आप, इसमें तो हमारा सोशल ऑडिट हमारा किसान ही कर लेता है, या थर्ड पार्टी ऑडिट करा लो, जाल भेज दो। भाई सीबीआई की मनरेगा की जांच हुई थी, हमारे जितने स्पॉट थे सब सफलतापूर्वक चल रहे थे, क्योंकि सारे पेरेनियल ग्रासेज पेरेनियल प्लांटेशन हमने कराए थे, जिससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा था किसान का। इवन मैं बताना चाहूंगा कि जब
उत्तरकाशी वाला जब सैलाब हुआ आया था गंगा जी में, तो हरदोई में जो हमने खस लगवाई थी किसानों की और जो लेमन ग्रास लगवाई थी, डूब गया, सड़ गया, बेकार हो गया। और जैसे पानी कम हुआ, फसल फिर से खड़ी हो गई। इसीलिए उस समय इसका नाम रखा गया था क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। माने उस वो आग लगे तो, बाढ़ लगे तो, आ जाए तो, सूखा पड़े तो फसल हमारी खड़ी है। सिर्फ नमी की उसकी जरूरत है, बाकी तो प्रकृति अपना काम कर ही देती है। तो हमारा ये कहना है कि हम हर गांव में इस तरीके का एक एजेंडा ये भी रखेंगे कि भाई ओला पड़े तो, सूखा पड़े तो, गीला पड़े तो हम 1500 एकड़ रकबे में कम से कम 100 एकड़ रकबे की प्लानिंग इस पे भी करेंगे। अब गौर करिएगा, लेमन ग्रास का बिक्री का कोई संकट नहीं है। हमारे किसानों ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया कि साहब देखो ये पैसा आता रहता है, ये यहाँ माल रखा हुआ, पैसा खाते में आ गया, एक कन्वर्सेशन के दौरान। तो अब उसमें यह है कि रेट उसका पता है, किसान को मालूम है ये फला फला मंडी में बिकता है, ये फला फला, क्योंकि हमने ओपन कर दिया भाई ये इनसे आप बात कर लेना, तुम लोग जिनका रेट अच्छा लगे उनको बेच देना। तो ये ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म हम, अब इस ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म को अभिषेक जी से हम कहना चाहेंगे कि एक जो हम सिस्टम में थे तो ये सब कर लेते थे, भाई स्टाफ था मेरे साथ, अब सब काम अकेले करना पड़ेगा। तो अभिषेक जी जैसे साथी होंगे तो एक इसका डिजिटाइजेशन हो जाएगा कि यदि लेमन ग्रास का कल्टीवेशन हमारा किसान कर रहा है तो फला फला जगह बिक जाता है, फला साइट पे जाके देख लो। जी जी ये काम बिल्कुल। अभिषेक जी जैसे युवा हमारे साथ ही कर सकते हैं। भाई हम लोग पुरानी परंपरा के पढ़ाई लिखाई वाले हैं, या हमारे राजीव जी जैसे लोग जो कल जुड़े थे कार्यक्रम में, वो नहीं, कर आज सकते भी हैं। हैं, आज भी हैं, अच्छा सभी आज लोग भी हैं। मिलके ये करेंगे। ये मेरा यही है ओझा जी, ये आपका अच्छा जो डिजिटल प्रॉब्लम है ना, और हाँ ये जी जी ट्रेनिंग जो आप कर रहे हैं, इसका मैं प्रारूप ऐसा बना दूंगा। जी आपकी ट्रेनिंग का जिम्मेदारी मेरी रही, इसका जो डिजिटलाइजेशन होना हाँ है या डॉक्यूमेंटेशन होना है, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। जी बिल्कुल। तो चलिए अच्छा है, तो ये आपने समस्या हमारी ढेर सारी हल कर दी। इसका मतलब ये हमारी अब चेन आगे बढ़ जाएगी, श्रृंखला बढ़ जाएगी। मूल्य संवर्धन श्रृंखला का एक कड़ी और मजबूत हो गई। अब इसमें मूल्य संवर्धन श्रृंखला का जो अगला स्टेप है, तो उसमें जो थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग की बात पे हमने एक पक्ष रखा। हमने कहा साहब जैसे हमारे सामने भी आया, हमारे सामने आया कि साहब फला कह रहे हैं कि अब अगर बोए हम ले लेंगे, क्योंकि भाई समाज में हर तरीके के लोग होते हैं ना, भाई हम प्रधान से मिलकर अपना ले लेंगे। तो अब सबके पास मेरा मोबाइल नंबर होता है, मैं भी आपका मोबाइल नंबर भी हम ग्रुप में डाल देंगे जिस पे बात होती है, आप लिखा देंगे, हम लिखने इसमें लिखने नहीं आता, हम आपको अवगत फोन पे बोल देंगे। तो हम अपने किसानों के पास यदि 20 का क्लस्टर है या 25 का क्लस्टर है, तो अब वो 20-25 के पास हमारा नंबर है। उससे मान लिया एक या दो ने कहा कि हम बगैर काम किए पैसा ले लेंगे, भाई रास्ता तमाम भाई गड़बड़ करने के तो ढेर, हर आदमी रास्ता गड़बड़ करने का तो बताता ही है। गौर करिएगा, क्योंकि गौर करिएगा जीतने वाले का भी वकील होता है, हारने वाले का भी वकील होता है। एलएलबी वो भी पढ़ता है, एलएलबी वो भी पढ़ता है। ये व्यवस्था में हर तरीके के लोग हैं समाज में, हम ये मान के चले हम अच्छा ही काम करेंगे। तो अब उसमें पता चला 2 लोग ने गड़बड़ किया और तीसरे ने किसी ने सुन लिया कि भाई हम तो फला कर रहे हैं। अब ये मान के चलिए कि वो जो बाकी 18 लोग हैं उन 2 लोगों को अपनी टीम से निकाल देंगे और अगले 2 साल के लिए वो टीम से डिबार हो जाएगा। उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, कहीं कोई अपील नहीं होगी, वो अपना अलग हो गया हो। तो हमारे तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी ने कहा ये तो कबीले का कानून है भाई ओझा जी, ये कबीले का कानून है। तो हमने कहा साहब कबीले के कानून की व्यवस्था ही अनुशासन की व्यवस्था है, और उसी अनुशासन की व्यवस्था को कायम करके पूरे प्रदेश में किसानों के साथ सीधे एक ऐसा अधिकारी, जो सवाल उठता है ना कि एक अधिकारी जो मुख्यालय पे बैठ के सीधे किसानों के साथ कैसे काम करता है, तो ये व्यवस्था हमने दिया और सफलतापूर्वक चल पड़ा। आज हमने कम से कम कुछ नहीं तो 18-20 तरीके की औषधि खेती हमारे प्रदेश में किसान क्लस्टर में कर रहे हैं। बुंदेलखंड का हमारा एक किसान है हमीरपुर का, देखिए उसका कौन सिंह करके नाम है, राठ का रहने वाला है। मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका संबोधन किया था, रोजेला की खेती। अब रोजेला में 5 स्टार होटल में राजीव तुम देखे होगे एक खास ड्रिंक बनता है, उसमें रोजेला का पेटल्स इस्तेमाल होता है उसकी कलरिंग के लिए। तो न्यूट्रिशंस भी होता है, मेडिसिनल वैल्यू भी है उसकी, और किसान सूखे में पैदा कर लेता है। अब इसमें जी क्या है कि जब हम क्लस्टर में करेंगे,
हाई वैल्यू उसके वैल्यू एडिशन के साथ करेंगे तो सुखाने का इक्विपमेंट थोड़ा हाईटेक हो जाएगा। अभी किसान खुले में सुखाता है, उसको हम सोलर रेडिएशन के साथ सुखाने, वो जो सोलर चैम्बर होता है उसमें सुखाने की बात करेंगे। या हमारे किसान ने इंफ्रारेड रेडिएशन वाला एक चैम्बर बनाया है जिसमें कलर टेक्सचर, जैसे अभी आज सुखा के हमको दे गया था कि साहब जरा टेस्ट करिए इसे, आम के वो जो आम का होता है ना सूखा हुआ जो अमाउंट होता है, तो अमाउंट तो गीला होता है, ये सूखा हुआ आम की उसे कटिंग काट के उसके गुटके गुटके जैसे दे गया था। आपका क्या कहते हैं अनानास का दे गया था, खाओ तो एक बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम अभी जबान पे रख रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश काट के। तो इंफ्रारेड रेडिएशन का उस छोटी मशीन है, 2.5 किलोवाट के लोड पे उसका करीब 400 किलो का एक लोड उसका 4 से 5 घंटे में सूख जाता है। अभी हमने सहारनपुर के किसान को दिया है उसको लेके, भाई तुम अपने यहाँ इसको सुखा के देखो, ट्राई करके देखो। हमने उसी लड़के से कहा कि भाई आप हमारे किसानों के बीच में डिमॉन्स्ट्रेशन करो कि भाई ये सोलर वाले से बेहतरीन ये काम कर रही है, उसका रंग है, उसकी क्वालिटी है, उत्पादन भी है इससे, और डोमेस्टिक से चल जाता है। तो हमारा अब आ गया, उसके बाद अब आए हम वैल्यू एडिशन में, डिहाइड्रेशन की बात हम करेंगे। अब वैल्यू एडिशन में डिहाइड्रेशन में क्या होगा, जैसे गोभी का खेती करी हमारे सहारनपुर, हमारे राजीव भाई जानते हो सहारनपुर, और आपके उसके पास 3 ब्लॉक हैं वहां के, जहां पत्ता गोभी या बंधा गोभी 4-4, 5-5 हजार एकड़ में किसान लगाते हैं, कुछ और उनको समझ में नहीं आता है। तो अब ऐसे किसान जो लगाते हैं वो फसल जिस रेट पे बिका, भाई सामान्य खेती से उसको 10% 15% ज्यादा लाभ होगा, कर रहा। लेकिन जब फसल कभी कभी मौसम की मार पड़ती है या बाजार में आवक ज्यादा हो जाती है, अब वहां पे वैल्यू एडिशन की बात आएगी। अब आप गौर करिए कि गोभी यदि आपने सीजन में, जाड़े के सीजन में आप लेते हैं तो गोभी 50-60 रुपए का रिटेल आउटलेट पे मिलता है। कहीं से ले आता होगा गोदाम से, खेत पे फलता तो है नहीं, तैयार तो होता नहीं, खेत पे उत्पादन होता नहीं, गोदाम से ले आएगा, तो वहां भी पिछले सीजन का है। तो अब हमारा ये कहना है कि किसान के खेत पे जब ले दही दे दही वाला रेट होए तो उस समय डिहाइड्रेशन करके रख लें। और इस रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन वाला जो इक्विपमेंट है, मैं इसका डिटेल भी अभिषेक जी हम आपको शेयर कर देंगे, उस पर पीपीटी मैंने अभी हमारी गवर्नर साहिबा ने भी काफी उसका उस लड़के का बड़ा सम्मान किया था जिसने बनाया है, हम शेयर कर देंगे। तो उसमें यह है कि हम सुखा के क्लस्टर में संभाल के और कोल्ड रूम में रख देंगे या कोल्ड स्टोरेज में रख देंगे। अभी क्या है कि वो व्यापारी किसान से लेके थ्रो अवे प्राइसेस पे कोल्ड रूम में रखता है और बड़े रेट पे बेचता है। अब हमारा किसान अपना उत्पाद कोल्ड रूम में रख देगा, जब बाजार में आवक नहीं हुई, बाजार में क्या कहते हैं फ्लडिंग हो गई, तो अपने पास रख लेगा और फिर बाजार में बेचेगा जब रेट अच्छा आएगा। तो ये हमारे वैल्यू एडिशन में एक पार्ट ये भी हो गया कि जब हमारे खेत पे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, भाई किसान बोता ही मानेगा नहीं, वो बोएगा ही। तो अब जैसे पत्ता गोभी है, अब पत्ता गोभी में देखिए कोई भी चाइनीज डिश पत्ता गोभी के बगैर नहीं बनती। 5 स्टार होटल में कोई सलाद होता है, सलाद में पत्ता गोभी को काट के डालते ही हैं, तमाम उसके उपयोग है। लेकिन वही पत्ता गोभी जब किसान के खेत पे फ्लडिंग हो जाती है, मार्केट में फ्लडिंग हो जाती है, किसान के रेट पे कोई नहीं है, तो उसको हम संभाल के रखेंगे। तो इस तरीके की चीजें जब बाजार में एकाएक टमाटर है, टमाटर आ गया, अब टमाटर आ गया बाजार में, तो अब टमाटर के हम वैल्यू एडिशन की बात कर लेंगे हम कि भाई टमाटर की प्यूरी बना लिया, टमाटर का पाउडर बना लिया। हरी मिर्ची, अब गौर करिएगा, हर चक्की चट्टी चौराहे पे उसका चाइनीज का कॉर्नर बना हुआ है, उसमें उसको मिर्चा भी चाहिए, उसमें लहसुन भी चाहिए, गौर करिएगा, उसमें आपको प्याज भी चाहिए। अब हमारा किसान क्या है, कभी कभी मिर्चे की तुड़ाई नहीं आती, तो ऐसी स्थिति में संभाल के सुखा के रख लेगा, उसको सप्लाई कर देगा। लहसुन कभी पता चला कि 8 रुपए 10 रुपए किलो बिकता है, जैसे वहां मध्य प्रदेश में वो सीजन समय आने वाला है, लहसुन की दुर्दशा होगी, प्याज की दुर्दशा होगी, टमाटर की भी दुर्दशा होगी, हमारे यूपी में भी कुछ पॉकेट है। तो ऐसे में उन किसानों को उस एरिया में जो पैक्स काम कर रही है उसको इस तरीके की इक्विपमेंट दे दे, संभाल के रख ले। जितने नॉन वेज पॉइंट्स हैं उन नॉन वेज पॉइंट्स पे लहसुन प्याज और ये सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं, आपके अदरक हो सकता है उसमें। तो हमारा ये कहना है कि हम बाजार को देख के बैक कैलकुलेशन करके अपनी पैक्स में कि भाई अगल बगल के नियर बाई चट्टी चौराहा कस्बा शहर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ किस चीज की डिमांड है,
और मार्केट की स्ट्रेटेजी होती है कि भाई बाजार में कोई आइटम 10 रुपए का बिक रहा है तो साहब हम 9.5 रुपए का बेचेंगे, क्योंकि हम अपना मुनाफा 8 रुपए 8 आना कम कर लेंगे, या मुनाफा हमारा अच्छा उसके बाद भी कम रहेगा, कम नहीं करेंगे। हमारा मुनाफा उस कंपनी के चूंकि मार्केटिंग के लिए उतना प्रचार प्रसार कर रहा है, विज्ञापन निकाल रहा है, हम तो लोकल हैं, हमारे तमाम ओवरहेड्स हमारे उसमें से नियंत्रित हो सकते हैं। तो ये एक एक पूरी कंप्लीट श्रृंखला की बात करेंगे, और इस श्रृंखला में हम अक्सर कहते थे कि भाई देखो हमारा रोल इस एक जो मूल्य संवर्धन श्रृंखला है, जो वैल्यू चेन है, उसको अपना चेन निकाल के दिखाते थे कि भाई देखो ये हमारी चेन, देखो एक माला मैं पहनता हूँ, इसमें तो नहीं, पूजा का समय होता है सवेरे पहनते हैं, वो माला निकाल के दिखाते थे कि भाई देखो ये माला यहाँ गांठ में लगाता हूँ, गांठ लगाने वाला दिखता नहीं, गांठ वाला पॉइंट नहीं दिखता है, और लॉकेट वाला पॉइंट दिखता है, जो लॉकेट नीचे होता है ना, जिसपे आप मन का लगाते हैं, जो बड़ा वाला मन का होता है, या आप औरतें पहनती है, चेन पहनती हैं तो उसमें लॉकेट नीचे होता है। तो उसमें हमारा रोल, या हमारे जैसे जो पढ़े लिखे अनुभवी लोग हैं, वो गांठ बनाने वाला काम करे कि चेन में से कोई बाहर ना निकले, और चेन का अनुशासन ट्रेनिंग में बता दिया गया कि भाई ये इस अनुशासन के साथ आपको रहना। तो ये बात आपको हमने बताई। अब अंतिम पड़ाव पे हम पहुंच रहे हैं कि सारी चीजें हो गई, अब अंत में क्या होगा कि तमाम चीजें पैदा होंगी। जैसे मान लिया हमने गेहूं पैदा किया तो उसमें उसका क्या कहेंगे, स्ट्रा होगा, उसका जो भूसा होगा। धान होगा तो धान का पुआल होगा। हम गन्ना बोए तो गन्ने की पत्ती होगी। अब गौर करिएगा, तो अब इसमें क्या है कि हम अपने जानवरों को खिलाने की बात के लिए रखेंगे, उसके बाद भी कुछ बचेगा। जानवर खाएगा तो गोबर करेगा। अब गोबर करेगा तो गोबर को हम घूरे पे डाल देंगे जो खुले में सड़ेगा, या गोबर को एक छोटा बायोगैस प्लांट बना देंगे, उसमें डाल देंगे, तो उसमें हमें खाना पकाने की गैस मिल जाएगी, और जो बाहर निकलेगा वो बढ़िया खाद होगी। तो ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को भी हम नियंत्रित करेंगे। अब जैसे इस फोरम पे जुड़े हमारे साथी अपने अपने गांव में हमें इस तरीके का डाटा दे दें, तो देखिए एक सवाल मेरे से हमारे गुरुजी ने, टावरी साहब ने एक सवाल किया था कि कार्बन क्रेडिट मिलता कैसे है। तो कार्बन क्रेडिट मिलने के लिए मैं साथियों बताना चाहूंगा कि हमें एक बेहतरीन डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा कि साहब हम ये अभी यहां तक कर चुके हैं, इसके आगे हम ये करेंगे। जहां तक कर चुके हैं उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनको देना पड़ेगा। अब रही बात कि अब पहले करके दें तब वो आगे बढ़ेंगे। सच्चाई यही है कि पहले आपको अपने को योग्य बना के प्रमाणित, भाई आईएएस का इम्तिहान देने के लिए ग्रेजुएट होना पड़ता है ना। तो ग्रेजुएट होने तक के लिए चाहे अब आप बीए पढ़ें, बीएससी पढ़ें, बीकॉम पढ़ें, या एमबीबीएस करें, बीई करें, बीटेक करें, ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो उसी तरीके से उन्होंने कि भाई हमने ये दिखाएंगे कि साहब हमारे महाराष्ट्र में फला कोऑपरेटिव में, आपके यूपी के फला जिले के फला कोऑपरेटिव में, तेलंगाना में फला जगह, उत्तराखंड में फला जगह, ये 15-20 गांवों में ये मॉडल हमने डेवलप कर लिया है। इसको हम स्केल अप करना चाहते हैं, और अगले 5 साल में हम इतने हजार गांवों में या इतने 100 गांवों में ले जाना चाहते हैं। अब गौर करिए, एक डाटा हमने स्टैब्लिश कर लिया उत्तराखंड का, एक डाटा यूपी का, एक तेलंगाना का, एक कर्नाटका का, एक महाराष्ट्र का। गौर करिए, या जहां जहां के लोग जुड़े हों इस फोरम पे। अब उसमें क्या है, सब में तय है कि भाई इतना कचरा डालेंगे तो इतनी गैस निकलेगी, उसके मानक। उतना कचरा खुले में सड़ेगा तो इतना उसमें मीथेन निकलेगा, इतना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, इतना कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, इतना H2S निकलेगी, वो उसके भी मानक हैं। तो उन गैसेस को निकलने से, सीधे वातावरण में निकलने से हमने उसको रोका। एक पार्ट हो गया, डॉक्यूमेंट है उसका। लेकिन डॉक्यूमेंट करने के लिए एक इक्विपमेंट होना जरूरी है। वो इक्विपमेंट हम पैक्स के साथ मिलकर उनके बेनिफिशियरी फार्मर्स के यहाँ डेवलप करेंगे। अब यूपी की बात मैं बताऊं, यूपी में गौ सेवा आयोग के फैसिलिटेशन से और भारत सरकार के जो नोटिफिकेशन है उसका लाभ लेके हमने 2 से 5 जानवर यदि गौशाला से कोई ले जाएगा किसान, तो हम उसके घर पे 2 से 5 जानवर जो ले जाएगा उसके हम चरही माने जहां गाय खड़ा होके, जानवर खड़ा होके खाएगा, वो शेड बन जाएगा, और शेड के नीचे उसका बायोगैस प्लांट बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बायोगैस प्लांट हमने उसमें फिर पैरा डाल दिया कि बायोगैस प्लांट जो बनेगा वो क्षेत्रीय स्किल और क्षेत्रीय रॉ मटेरियल
क्षेत्रीय रॉ मटेरियल निर्माण का क्या है? गिट्टी, मोरंग, ईटा, सीमेंट। क्षेत्रीय स्किल क्या है? राजमिस्त्री को ट्रेनिंग। अब यहां पे फिर आ गया कि हम आपको मौके पे एक निर्माण कार्य होते समय जो ट्रेंड मेसन है वो आएगा, जो वहां का ट्रेनिंग लेने वाला मिस्त्री है उसको लेबर के रूप में काम करना पड़ेगा। ये अब आपके वहां के पैक्स को तय करना है कि मिस्त्री को लेबर के रूप में काम करने पे 500 मिलेगा और मिस्त्री के रूप में काम करेगा तो 800 रुपए मिलेगा। तो या तो 300 रुपए के लिए वो गांव वाला मान ले कि भाई हम एक नई चीज सीख रहे हैं, हम अपना 300 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या पैक्स कहे कि ठीक है साहब तुम सीख लो, तुम्हारे काम आएगा, ये 300 रुपए का कंपनसेशन हम तुम्हारा देते हैं। लेकिन ऐसे परिस्थिति में हम कहेंगे कि पहला वाला ऑप्शन सबसे बढ़िया है कि गांव वाला आदमी जो पैक्स का शेयर होल्डर है, जो राजमिस्त्री भी है, वो ये तय कर ले कि साहब हम जब सीख लेंगे तो गांव में बनाएंगे तो 800 रुपए मिलेगा मेरे को। क्योंकि मनरेगा में भारत सरकार ने व्यक्तिगत बायोगैस प्लांट की अनुमति दे दिया है। ये महाराष्ट्र में भी लागू है, उत्तराखंड में भी लागू है, नॉर्थ ईस्ट में भी लागू है, यूपी में भी लागू है। अब रही बात व्यवस्था में कि एग्जीक्यूशन में, तो एग्जीक्यूशन में पैक्स कार्यदायी संस्था के रूप में बन जाए, संबंधित ग्राम पंचायत से प्रस्ताव करके कि पैक्स इस कार्यक्रम को एग्जीक्यूट करेगी, ये जो प्रस्ताव बना के लाएगी, कार्य योजना हमारा ग्राम पंचायत पारित करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को प्रस्तुत करेगा। तो श्रम का पैसा मिल गया उसे बनाने में, मटेरियल का पैसा मिल गया। अब उसको मान लिया उसमें लागत में, जैसे उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि साहब हम 1,96,000 रुपए, 1,92,000 रुपए में चल रही है और बायोगैस की बात करी जा रही है। मान लिया सीमेंट का रेट थोड़ा तेज हो गया, जो कास्टिंग करी गई, मान लिया सीमेंट 5-10 रुपए बढ़ गया, या बाढ़ आ गई, उसमें पता चला कि मोरंग और गिट्टी नहीं आ रही है, उसका रेट थोड़ा बढ़ गया और बनाना जरूरी है, तो जो एक्स्ट्रा लागत होगी वो संबंधित लाभार्थी किसान अपना लगा लेगा। तो अब उसमें यह है कि हमने जो सब कुछ कचरा पैदा किया, उस कचरे का जो वेट नेचर गीला कचरा है वो बायोगैस प्लांट में चला जाएगा। अब बायोगैस प्लांट हमने चूंकि क्षेत्रीय रॉ मटेरियल की बात इसलिए करी कि बायोगैस को जैसे उसमें डाला गया तैसे बायोगैस के बना के बेचने वाले लोग बाजार में आ गए, वही मन वाणी और कर्म वाले, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाले लोग आ गए बीच में। अब उसमें भाई कचरा कहीं ढक देंगे, प्लास्टिक से भी ढक देंगे, वहां छेद कर देंगे तो उसमें से गैस निकलने लगेगी। लेकिन जो ढका हुआ कचरा है वो कचरा सड़ने के बाद निकालते समय आराम से सब निकल जाए तो बायोगैस प्लांट सफलतापूर्वक चलता है। जो बने बनाए मॉड्यूल हैं उनमें बैलेंस थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, कहीं ऊंच नीच हुआ, मौसम ज्यादा गर्म हो गया, बहुत ठंडा हो गया जाड़े में, तो गैस कम बनेगी। क्योंकि जो बायोगैस की बात हम करते हैं वो जमीन के अंदर एकदम पूरी तरह पैक होगा और धरती से बेहतरीन थर्मोस्टेट दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए तो गर्मी के दिन में नमी जमीन से पानी आता है तो ठंडा आता है जिसे फ्रिज में रखा हो, और जाड़े में गर्म आता है जैसे लगता है गुनगुना करके हम नहाने जा रहे हैं। गौर करिएगा, सीधा सीधा है इसमें। तो प्रकृति से बढ़िया थर्मोस्टेट कोई नहीं है। बायोगैस बनने के लिए 32-33 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए, 34 डिग्री मेंटेन रहना चाहिए, वो बना रहता है, हमें अलग से उसको गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जाड़ा गर्मी बरसात उसमें गैस निकलती रहती है। उसके बाद जो बचा वो हमने प्रकृति को, खेत को लौटा दिया। चले थे खेत से, अपने काम भर की चीज लिया, फिर बचा हुआ खेत में लौटा दिया। यही चक्रीय व्यवस्था को लागू हमें करना है। सर्कुलर इकोनॉमी इसी को हम कहते हैं कि भाई किसान इन सारी चीजों को सर्कुलर इकोनॉमी के रूप में कैसे हम आगे बढ़े, ये व्यवस्था हमें देनी है साथियों। अभी अब सर्कुलर इकोनॉमी और लीनियर इकोनॉमी का एक छोटा सा डिफरेंस समझाएं आपको। अभी क्या है, हमारे पास टाइम भरपूर है क्योंकि खेत हम काहे से जोतते हैं, हल उसमें ट्रैक्टर से जोतते हैं। कल मैंने एक शब्द कहा था कि ट्रैक्टर का आविष्कार इस बात से हुआ और गहरी जुताई का आविष्कार इस बात से हुआ, साइंटिस्ट रामी जैसे विशेषज्ञ लोगों के मुंह से कहलाया गया, और कहलाया गया अपनी गलती को छुपाने के लिए, जो मैंने एसेस किया स्वयं से कि भाई हमने केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते 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 ऊपर की 1-1.5 फीट की मिट्टी को हमने पोरोसिटी को खत्म कर दिया। केचुआ कहा जाता है, जमीन के नीचे चले गए। सच्चाई है, क्योंकि जिस खेत में कार्बन कंटेंट बढ़ता है, केचुआ पता नहीं कहां से आ जाते हैं अपने आप से। ये प्रकृति का देखिए कितना बड़ा संयोग है।
तो हमने क्या किया कि अपनी कमी को छुपाने के लिए, क्योंकि उत्पादकता घट रही थी, केमिकल फर्टिलाइजर के एक्सेसिव इस्तेमाल से मिट्टी की पोरोसिटी, कार्बन कंटेंट, तो तमाम पैरामीटर्स कम हुए, उत्पादकता घट रही थी। तो उसको थोड़े दिन के लिए मेंटेन करने की गहरी जुताई करो भाई, गहरी जुताई करो, नीचे का मिट्टी ऊपर, ऊपर का नीचे आया, अपना काम फिर चलने लगा। अब वहां तक भी हमने गड़बड़ कर दिया, पता चला कि 6 इंच की जगह पे हमने 12 इंच या 14 इंच खोद डाला मिट्टी को। अब ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, ट्रैक्टर का इजाद किया, बैल बेच दिया, बड़ा ढंग से चुपचाप। दरवाजे से बैल कब चला गया हमारे दरवाजे से गाय कब चली गई। दूध सबको चाहिए, सवेरे पहली चाय पीता है आदमी तो दूध की ही पीता है, गौर करिएगा। तो अब दूध सबको चाहिए, गाय कोई नहीं पालेगा, एक मिथक देखिए। तो इस मिथक का भी सवाल जवाब हमें ढूंढना, हम ही को ढूंढना, गलती हम लोगों ने करी है। तो हमारी अगली पीढ़ी के सामने और गलती ना होए, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि हम बाहर से इंपोर्टेड मिल्क पाउडर लेके उससे दूध उत्पाद बना के और खूब मजे में पियेंगे। पता नहीं क्या काहे का, बकरी का दूध है, भेड़ का दूध है, या काहे का दूध है, वो मिल्क पाउडर है, मिल्क पाउडर के रूप में इंपोर्ट हुआ, मिल्क के अपना काम चल रहा है। और बढ़िया हम मान के चल रहे हैं कि बढ़िया 6% फैट वाला दूध हम खा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि हम जो फ्रेश ले सकते हैं, तो एक व्यवस्था हमें अपने यहाँ पालन पे आना पड़ेगा। अब रही बात लीनियर इकोनॉमी की बात, आप गौर करिए, हर किसान जो डूब रहा है, सोचिए हम बीज कहाँ से ले आते हैं, बाजार से। पहले खेत जोतने की बात करिए, खेत जैसे मान लिया आपने हार्वेस्ट के बाद खेत को छोपना हुआ, छोपना माने सिंचाई करके, हल्का सा सिंचाई करके फिर जोता जाता है। तो पहला डीजल लेने जाएंगे कहाँ से, बाजार से। ठीक है, डीजल पंप बाजार में ही होता है, बाजार जाएंगे डीजल ले आए, या बिजली का ट्यूबवेल है तो सिंचाई कर लिया। उसके बाद खेत जोतने के बाद उसमें डीएपी, यूरिया जो भी ले आएंगे बाजार से लाएंगे। बीज कहाँ से लाएंगे, बाजार से लाएंगे। सोचते जाइए, फिर फसल खड़ी हुई, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड कहाँ से लाएंगे, बाजार से लाएंगे। फिर जब फसल कट गई तो हार्वेस्टर से हार्वेस्ट करके और फसल कहाँ बेचेंगे, बाजार में बेचेंगे, क्योंकि बनिया का पैसा देना है, हमें लौटाना है, या बैंक का कर्जा लौटाना है समय से। नहीं हमारा ये डिफॉल्ट होगा तो बैंक का जो केसीसी का इंसेंटिव मिलता नहीं मिलेगा। तो अब गौर करिए, हमने सब कुछ बाजार से ले आया और बाजार को ही वापस कर दिया। तो खेती बाजार ने करी या हमने करी, इसका सवाल का जवाब हम सब लोगों को स्वयं से ढूंढना होगा। ऐसे में हमारा मानना है कि खेती बाजार ने करी, मैंने खेती का बाजारीकरण हो गया। अब हमें खेती का सर्कुलर इकोनॉमी में ले आना है कि इसमें तमाम चीजों को ब्रेक करना है। हम बीज अपना उत्पादन करेंगे, जैसे हमारे प्रदेश में 100 सीड प्रोसेसिंग यूनिट हमने सैंक्शन कराई, 100 में 10 अपना काम कर रही है, 90 के सामने अभी रास्ता नहीं दिख रहा, क्योंकि उसमें 60% ग्रांट जुड़ा था। गौर करिएगा, इसीलिए टावरी साहब कहते हैं ग्रांट ग्रांट ग्रांट, इसको खत्म करो। हम इंसेंटिव की बात करेंगे। यदि हमारा बीज अच्छा रहेगा, हम गवर्नमेंट के बैनर तले जो इंसेंटिव है, हमारे पास वही पोटेंशियल है। कोऑपरेटिव हमारे पास भारत सरकार का एक नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड है, नेशनल कोऑपरेटिव सीड्स लिमिटेड है। भारत सरकार ने इस तरीके कोऑपरेटिव बना लिया, उनका नेतृत्व दे दिया इफको को, किसी को नेतृत्व दे दिया इफको का, उसका क्रिप्को का, किसी को अमूल का नेतृत्व दे दिया। वो सक्सेसफुल कोऑपरेटिव्स हैं। तो जब हमारी कोऑपरेटिव रहेगी, उसी में चेन में जुड़ जाएगी। अब वैल्यू चेन में जुड़ गई उसी कोऑपरेटिव के। उन्होंने कहा कि यदि कोऑपरेटिव रहेगी, कोऑपरेटिव एक्ट के तहत पंजीकृत कोई कोऑपरेटिव हमारी शेयर होल्डिंग लेती है, तो उसको हम सारी सुविधाएं देंगे। एनसीसी, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव सीड्स लिमिटेड, और एक और है, तीन कोऑपरेटिव है उनकी, एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। 3 कोऑपरेटिव भारत सरकार ने, मल्टी स्टेट। उसमें कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्टर्ड बॉडी को 1000 रुपए की एक शेयर है, और कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव को 20,000 रुपए का एक शेयर है। तो अब इसमें क्या है कि हम, यदि मान लिया हमने कंपनी एक्ट पर रजिस्टर कराई, तो हम 20,000 रुपए जमा करके एक शेयर ले लेंगे उनका। अब उसमें क्या है कि जब नेशनल कोऑपरेटिव सीड्स लिमिटेड हमने बीज पैदा किया अपना, अब जो गेहूं हमारा 2275 रुपए का या 2300 रुपए का एमएसपी पे बिकता है, उस गेहूं को हम ले आके फिल्टर करेंगे, 65% गेहूं बीज वाला निकलेगा,
35% प्रोसेसिंग वाला निकलेगा, 65% बीज को हमने छान के रख लिया, उसको सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी से प्रमाणित करा के बीज के रूप में स्टोर में रख दिया। अब हम ये काम करेंगे मई के लास्ट और जून में। तो मई के लास्ट और जून मान लिया 1.5 महीने ये ले लिया है, मई के शुरू में या लास्ट बीच में, तो 1.5 महीने मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में गेहूं की बुआई शुरू हो जाती है। 5 महीने हम होल्ड करेंगे और 5 महीने में हमारा 2300 रुपए कुंटल का गेहूं मिलेगा। बिकेगा कितने पे? 44 रुपए किलो बीज के रूप में जाएगा, जिसमें 50% गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है फार्मर को। अब गौर करिए, कौन सा ऐसा चीज है जो 6 महीने में 2 गुना हो जाएगा? और 2 गुना ही नहीं, हम जो बचा हुआ 35% अनाज है उसको हम दलिया बनाएंगे, आटा बना लेंगे, तो वो दलिया 60 रुपए किलो बिकेगा, आटा 45 रुपए किलो बिकेगा। अब गौर करिए, तो हमें इस पे भी जाना है कि भाई हम पैक्स में सीड प्रोडक्शन का भी काम करेंगे। तो एक पार्ट बाजार से बीज आने का रास्ता रुक गया, हम अपना बीज अपना बोएंगे। अब बीज ले आने के लिए भाई, बीज के लिए जो हम फाउंडेशन सीड लेंगे, कहाँ से लेंगे? तो फाउंडेशन सीड या फाउंडेशन सीड के एक कैटेगरी पहले वाला सीड, इवन न्यूक्लियर सीड भी आपको IRI के कुछ इंस्टीट्यूशन, अच्छे जागरूक किसानों का क्लस्टर है तो वो उपलब्ध करा दे। जैसे हमारा बुलंदशहर का काश्तकार है, FPO है, वो मैंने समझिए वो डॉक्टर प्रीतम सिंह कहा जाता है उसको, वो सिर्फ सिंपल ग्रेजुएट है और पूरे बीज मैन, IRI के साइंटिस्ट उसको बीज मैन कहते हैं। अब उसने सीड प्रोडक्शन का काम बचपन से सीखा, सीख के अपने यहाँ किया, अपना कोई सैटेलाइट सेंटर बनाया राजस्थान में, वहां किया, बुलंदशहर में किया। जो किसान जाता है उसी को सिखाता है। अब आप कहेंगे सब बुलंदशहर में क्यों किया? भाई जहां का किसान करेगा उसको रास्ता दे देंगे, हम आगे चलेगा। तो अब ऐसी परिस्थिति में हमारा ये कहना है कि जानकारी उपलब्ध है, सारी व्यवस्था उपलब्ध है। बीज का सर्टिफाइड सीड एक सेक्टर लिया मैंने, उत्पादन के मूल्य संवर्धन की बात करी हमने, और फाइनली हम ये बात कहना चाहेंगे कि हम जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट से हमने कुकिंग गैस की बात करी मैंने। अब एग्रीकल्चर वेस्ट मास लेवल पे बनेगा तो क्या हमारी पैक्स, जैसे मान लिया उदाहरण के तौर पे कोई पैक्स ऐसी जगह है जहां बगल में NTPC का थर्मल पावर प्लांट हो, तो अपने इलाके का सारा एग्रीकल्चर वेस्ट इकट्ठा करेगी, उसका बायो ब्लॉक, बायो ब्रिकेट्स और पैलेट्स बनाएगी और उसको इंडस्ट्री को सप्लाई, NTPC को। NTPC भारत सरकार ने उसमें 7% बायोमास ब्रिकेट्स के कंजम्पशन के लिए अधिकृत कर दिया, एम्पावर कर दिया, कार्बन एमिशन घटेगा। अब गौर करिए, यदि आपका पैक्स मान लिया इस तरीके के 50 पैक्स हैं जो अलग अलग थर्मल पावर प्लांट को दे रहे हैं, तो हम अपने लिए कार्बन क्रेडिट के लिए इसको भी लेकर रजिस्टर करा लेंगे। जैसे हमने कहा बायोगैस को लेकर रजिस्टर करा लिया, उसको भी लेकर रजिस्टर करा लिया। मालूम है कि इतना टन बायोमास हम फायरिंग करेंगे कंप्रेस मोड में तो इतना कार्बन एमिशन घटेगा, उसका डॉक्यूमेंट एस्टेब्लिश है। उसमें गुणा ही तो करना है कि भाई हमारा 1000 टन ये, 2000 टन, 1500 टन ये फला फला दे रहा है, टोटल हमारा 42,000 टन हुआ साल में। 42,000 टन पे हम इतना कार्बन एमिशन रिड्यूस कर रहे हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट है। अब वो इंस्टीट्यूशन जिन्होंने बोनाफाई कर रखा है, नोटिफाई कर रखा है, वो आके मॉनिटर करेगा, हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रास्ता खुल जाएगा। तो हम प्रकृति में बस ये फिलॉसफी लेके चलेंगे कि हम जहां से चले, हम अपने प्रकृति में रहते हुए अपने काम भर की चीज अपने पास ले, बाकी प्रकृति को, अपने पड़ोसी को, अपने बगल वाले जिले को, अपने देश को वापस कर दें। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को मैं अब समाप्त करता हूं। बहुत समय से आप सबका लिया मैंने, और आपने कहीं कोई मैसेज कर रहा था नंबर नोट करने के लिए, तो भाई जी मैं अनुरोध करना चाहूंगा। मैं पुरानी परंपरा का बस इतना ही मालूम है कि इतना बच्चों ने सिखाया था, आपको बता रहा हूं। नंबर नोट कर लें आप लोग, अभिषेक जी भी बता देंगे। मेरा नंबर है 9415004917। इस नंबर पे मेरी बात होती है। और एक नंबर और है जिस पे व्हाट्सएप है, 1 मिनट में उसको देख के बताऊं क्या? 1 मिनट में उसको भी देख के बता। ये 9795843496 और मेरा ईमेल अकाउंट है ps_oza@yahoo.com। ये सूचना संवाद के लिए
और हमें लग रहा है कि हमने अपनी बात आपके सामने रखी। अब इस संवाद के बाद किसी का कोई सवाल हो, और मैं पूरी तरीके से हमेशा सवेरे 7:30 बजे के बाद पूजा करने के बाद 7 दिनचर्या शुरू होती है, और शाम को आप लोगों के साथ ही वार्ता के साथ या किसान भाइयों के साथ वार्ता के साथ समाप्त होती है। इन्हीं बातों के साथ मैं आज की बात का अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछें, तो हमें जी बड़ा जी अच्छा लगेगा। जी जी। जी प्लीज। मेरा धन्यवाद। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि अपने हैंड रेस करके प्रश्न पूछ लें। राजीव कुमार जी का पहला प्रश्न है। सभी से अनुरोध है, सिर्फ एक प्रश्न, ताकि अन्य को भी मौका मिले। राजीव जी। जी, प्रश्न तो मेरे बहुत हैं, बट मैं एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर। आपने बहुत अच्छा बताया, तो मेरा ये है कि आपके विचारों और बातों को डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ, जिससे कि एफपी और गांव स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए एक सरल व्यवहारिक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। जी क्या जी। आप इसके लिए अनुमति देंगे? वी अरे कैन बिल्कुल क्रिएट। अनुमति है, खुली अनुमति है। मैं तो खुली किताब हूँ। हम ये कहते हैं कि भाई हम सत्यनारायण भगवान की कथा बांच रहे हैं। उस कथा में मोक्ष की बात, हर चैप्टर में मोक्ष की बात करी गई। जी, अब आपको उसको मैं। तय करना है कि उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है। ये मेरा सौभाग्य होगा, जी क्योंकि वो पक्ष मेरा कमजोर है। ठीक जी, है। वो मैं ले जी लेता हूँ, एफपीओ हैंडबुक या ग्रास रूट टूल किट, और जी। ये नाम रखते हैं सिस्टम नेविगेशन गाइड फॉर न्यू एफपीओ, ऐसा मैं हाँ बना के यस। एक और दूसरा मेरा ये था कि इंफ्रारेड जो मशीनरी थी, ये बहुत कारीगर हो सकती है, जहाँ पे किसानों को उचित उचित मूल्य मिल सके। और तीसरा मेरा ये था, मेरा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, और मैं चाहता हूँ कि, और आपने थोड़ा सा उसको स्टार्टिंग में बताया भी था, क्या हम हल्दी, काली मिर्च, गुनगुना पानी को एक रेडी टू ड्रिंक स्वास्थ्य पेय के रूप में विकसित कर सकते हैं, जिसे भारत का प्रातःकालीन अमृत के रूप में पहचाना जाए, जो गांव यस में यस। परंपरा से आयुर्वेदिक मॉर्निंग शॉट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। तो आप शुरू करिए, इसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा। लेट्स स्टार्ट विद। थैंक कल यू सर। बाबूजी से मैंने यही कहा था, आपके बाबूजी से, हमारे बड़े भाई से हमने यही कहा था कि आप शुरू करो, वहां पे हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और मैं बताना भी चाहूंगा राजीव जी, मैं 12 तारीख को यहाँ से जा रहे हैं सहारनपुर। 13 14 फिर 14 को लौटे, 11 तारीख को, 12 13 14 को लौटेंगे वहां से। 13 तारीख को शाकुंभरी देवी मंदिर में कुछ हमने कार्यक्रम रखा हुआ है, और उसके जी बाद बाकी एक दिन और आगे दिन का कार्यक्रम किसानों के साथ रहेगा। तो बाबूजी से भी मिलेंगे आपके हम, और हम जी, अब की बार कुछ उसमें शुरुआत करके आएंगे। जी जी, एक आपसे अनुरोध है, सॉरी मैं जी टाइम नहीं लेना चाहूंगा, आप घर पे आएं तो अच्छा लगेगा। जी जी बिल्कुल। हम इसीलिए तो जा रहे हैं 3 दिन का कार्यक्रम लेके, कोई दूरी थोड़े है। बिल्कुल। ठीक है। तो आप शुरू करिए, और बताएं, और कोई सवाल किसी का? रोजी रोजी रानी जी। जी जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम बेटा, प्रणाम प्रणाम। सर, एफपीओ में जो भी चीजें आपने बताई, उसमें ग्राउंड लेवल पे बहुत समस्या आती है। तो इसका क्या उपाय है सर? इसके लिए मैंने आपको, मतलब मेरा नहीं, जैसे क्वेश्चन नहीं, वैसा जैसे क्या है। समस्या, जैसे कोई एक समस्या बताओ तो मैं बताऊं उसका हल। जैसे सर, लोन का आपने बोला एआईएफ के थ्रू, और हाँ। अब पीएमएफएमई इसी है। ऐसा ना, इसी देखो, इसी समस्या के समाधान के लिए, जैसे जी हमने कैनरा बैंक के साथ एक मॉड्यूल दिया ना, जी दूसरा मॉड्यूल सेंट्रल पार्ट के लिए यूको बैंक के साथ प्रक्रिया में है। जी तीसरा मॉड्यूल हमारा कोऑपरेटिव बैंक के साथ है, यूपी कोऑपरेटिव बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के साथ। जी और हमें लग रहा है कि इस समस्या को हम रोज रूबरू होते हैं, जी और इस समस्या के रूबरू होके फिर आप जैसे लोगों की मदद भी करते हैं। ठीक है ना। जी जी अब जी जैसे आज का एक घटनाक्रम बताऊं, एक बिटिया बाराबंकी की, पीएमएफएमई में उसका प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया। ब्रांच मैनेजर वो भी महिला, जी जी ब्रांच मैनेजर भी महिला, और उद्यमी भी महिला। जी सैंक्शन होने के बाद डिसबर्समेंट के लिए 3 दिन से टरका रही थी। आज गई तो उसने कुछ ऐसा कह दिया, मैं 1 to 1 एक स्पेसिफिक केस के रूप में, चूंकि आज रूबरू हुए हैं, जी तो बस मेरे को संज्ञान हो जाए कि ब्रांच मैनेजर ने ये हरकत करी है। जी उसने कहा जी कि आज ब्रांच मैनेजर ने कहा कि हमारे पास सिर्फ रख ले, तुम्हारा ही काम है? कलम खोले बैठे हैं हम, और पता जी नहीं और कुछ कहा होगा।
और आप ताज्जुब करेंगे, उस लड़की ने मेरे को फोन किया कि सर ऐसे, हमारा नंबर इसलिए तो हम दे देते हैं ना, सीधे बात करो मेरे से ना भाई। जी जी देखिए जी देखिए दो ही चीज है, यदि आप में आत्मबल है तो आप किसी के साथ अपनी बात रख के अपनी बात को करवा सकते हैं। वो आत्मबल काम करने से आता है बेटा, क्रेडिबिलिटी जी से आती है, मन वाणी और कर्म से आती है। यदि जी आप जी स्वयं जी। में मजबूत हैं, जैसे उस बिटिया को मैंने देखा नहीं है मैंने कभी, लेकिन उसने प्रोजेक्ट सर ऐसे करना है, ऐसे करना है, तमाम लोगों ने नहीं देखा है। प्रोजेक्ट ऑनलाइन सबमिट हुआ, हमने बेटा ऐसे ऐसे कर सबमिट कर, बैंक को गया, बैंक ने सैंक्शन कर दिया। मैंने तुरंत जोनल मैनेजर को फोन किया और हुआ कि आज की तारीख में डिस्पर्स करके रिपोर्ट दो मेरे को। अब उतने से पता चला कि एक कम्युनिकेशन हो गया कि भाई आगे से हरकत नहीं करनी है। ब्रांच मैनेजर को सीख भी हो गई, उसका काम भी हो गया। जी, मैं भी तो डीएम तक जा दूसरा पहुंची सर, हाँ, लेकिन नहीं नहीं सफल नहीं हो पाई। नहीं नहीं ऐसा ना तो सफल होगी ना भाई। ऐसा है ना कि बताया ना कि जैसे हम लोग कहते हैं ना भाई, हमारे से हमारे बड़े साथियों ने पूछा टावरी साहब के रिटायर होने के बाद कि भाई ऐसा जी सफल मॉडल क्यों नहीं बना, जैसा आप अक्सर कहते हैं जी कि भाई जी ग्राम उद्योग में गोल्डी जैसा सेटअप खड़ा हो गया, घड़ी डिटर्जेंट जैसा सेटअप खड़ा हो गया। तो हम यही कहते हैं जवाब में कि भाई उनके जैसा गाइड गुरु और हमारे जैसा शागिर्द आगे नहीं मिला। नहीं मिला। जी 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 तो गुरु शिष्य परंपरा जो एक बनी है ना, जो शुरू से चली आई है कि भाई जी आप अच्छा प्रयास कर रहे हो, हम भी अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और दोनों मिलके एक एक 11 बने। भाई एक 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 फार्मूला है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये 2ab हम लोगों की ताकत बनेगा, गौर करिएगा। सर, अभी तो अब मैं तो अकेले ही करी हाँ, थी, अभी आप लोग मिल गए हैं तो शायद इस तरीके करो की अब इसे, करो करो, सुविधा करेंगे हम नहीं लोग, होगी। और सर करो। दूसरा एक चीज और मुझे वो करना है, पूछना है हम्म कि जो मतलब 4 गाय लेने वाले किसानों के लिए जो सेट बनने का है, हम्म वो भी मैं यहाँ पे पता करी थी तो पता चला कि नहीं अवेलेबल है, तो ऐसा है उसके ना, लिए देखो कुछ। बेटा ऐसा है ना, जी, अवेलेबल किससे पूछोगी आप, ऐसा है। मनरेगा वाले सर से पूछे थे नहीं तो बोले कि ऐसा नहीं ना, है। देखो हाँ। मनरेगा वाले सर, मनरेगा वाले सिर्फ वही 40-60 का रेशियो, उससे ऊपर नहीं जानते हैं। जी आपको जी कागज बना के देना पड़ेगा, शासनादेश का हवाला दे के लिख के देना पड़ेगा। हो सकता है वो कहें कि साहब हमें नहीं मानते, तो कह दीजिए कि साहब इसी पे लिख के दीजिए, हम ऊपर बात करते हैं। अच्छा गौर सर, करिएगा ठीक है। भाई, इतने में काम सही हो जाएगा आपका। जी और फिर जी तुम्हारे जी। तुम्हारे जिले में तो डीसी मनरेगा तो बड़ा धुआंधार आदमी है? हाँ सर से मैंने बात की थी तो सर बोले कि नहीं हो पाएगा, अभी अभी हाँ, नहीं हो पाएगा, ये भाई देखो उन्होंने ऐसा ना, बताया। अभी 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 उन्होंने इसलिए नहीं कहा होगा कि अभी पीछे का बकाया ही बहुत काफी है। मनरेगा जी में भारत सरकार ने जो पैसे जारी किए हैं, लेबर जी पेमेंट अभी ड्यू है, लेबर पेमेंट पूरा हो जाए, पीछे का क्लियर हो जाए टाइमली। जी देखिए दो चीजें हैं, भारत सरकार ने एक तो सिखा दिया कि जो ईमानदारी से काम करेगा, ऑन रिकॉर्ड सब कुछ उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर रहेगा तो पैसा हम जारी करेंगे, और नहीं तो नहीं जारी करेंगे। ठीक जी है ना, गौर करिएगा। जी सर, यदि जी सर। पिछली किस्त का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं जमा हुआ तो अगली किस्त नहीं मिलेगी। ये विभाग की कमी है, डीसी मनरेगा की कमी नहीं, विभाग की कमी है, स्टेट नहीं लेवल पर नहीं कमी। सर, मैं मतलब वही बस मैं तो उसमें समझना चाह यह है रही कि थी आप, कि। ऐसा है ना, अब उसमें देखिए जैसे मान लिया अगले साल की सितंबर में कार्य योजना जाती है, आप सर्वे करके सितंबर के अगले साल की कार्य योजना बना दीजिए, जो मार्च के बाद लागू होगी। जी सर। उसका तरीका है ना, देखिए निगेटिविटी हर जगह, रास्ता कहाँ से निकलेगा गुरु से पूछोगे तो रास्ता बता देगा। जी जी जी, भाई इसीलिए पूछी सर, मैं इसीलिए सितंबर महीने में पूछी। अगले साल की कार्य योजना मांगी जाती है, उसी समय प्लान करके बता साहब ये बेनिफिशियरी हैं जिनके यहाँ बनना है। ठीक, ठीक है सर, धन्यवाद सर। डॉक्टर ग्राम सुभाष पंचायत से। नालंगे जी, जी, डॉक्टर सुभाष नालंगे जी। नमस्ते जी। नमस्ते हाँ, सर। नमस्ते नमस्ते आज नालंगे साहब। हाँ, आपके इसमें मुझे मुझे भी कोई क्वेश्चन थे। वैसा मुझे बताएं। क्वेश्चन पूछना पसंद नहीं है, लेकिन मेरे मन में थे, तो जी, आपने मेरे ए टू जेड क्वेश्चन है वो आपके चर्चा में मुझे सारे मिल गए। और चलिए मैं बहुत भी बहुत सभी को साधुवाद। यही बोलता हूँ कि कैसा काम करे। और एक सेक्शन अपन बैंक के लिए रख देंगे, जैसा अभी डीएम के पास जाने की जरूरत नहीं, आरएम के पास जाने की जरूरत नहीं। बैंक मैनेजर को कैसा हैंडल करे, मैं 30 साल से बैंक मैनेजर को हैंडल करता आया। और बैंक मैनेजर को ऐसा प्रोजेक्ट दीजिए कि वो अपने घर पे आके लोन देंगे। अभी मेरे यस, नगर में कम से कम मैं घर में जाता हूँ
तो 10 से 12 मैनेजर घर आके जाते। पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये सारे लोग आके जाते, क्योंकि मैं उनको हर दिन एक नया प्रोजेक्ट भेज देता हूँ। जिनको FPO चलाना है, जिनको बिजनेस करना है, जिनको कोई काम करना है, तो उन्होंने पहले बैंक के साथ कैसा व्यवहार करना, उसका ट्रेनिंग भी अपन एक दिन रख देंगे जूम मीटिंग पे, और 2-4 बैंक मैनेजर को भी ज्वाइन करेंगे, और इनके बैंक का बिजनेस कितना बड़ा है ये भी हम समझा देंगे। अभी नया किरण पटवर्धन ने स्टेट बैंक से एक कंपनी हमने ज्वाइन की, एक ब्लॉक भी नहीं, एक विलेज लेवल है दोंडाईचा, और वहां हमने 4 कंपनी स्टार्ट किया, 1 जुलाई को स्टार्ट किया, और आज बैंक हमारे पास करोड़ों रुपए लोन देने के लिए राजी है, और हमारे विलेज में आके, घर में आके पेपर मांग रही है। धन्यवाद सर, आपको धन्यवाद करने के लिए मैंने हैंड रेस किया था। धन्यवाद। तक आ जाए पानी। हाँ, और इसमें ये- एक चीज और, ये जो आपने बटवर्धन इन्होंने, आपने नौलंगी साहब ने एक शब्द कहा, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। इसमें सच्चाई बताना चाहेंगे, बैंक हमारे पैसे को सेविंग में, FD में रखने से बैंक नहीं चलती है। जिस बैंक का CD रेशियो, जिस ब्रांच वाइज CD रेशियो डिफाइन हो रहा है, गौर करिएगा, हर बैंक को क्रेडिट का टारगेट दिया जाता है। मैनेजर को RBI ने पर्सनली लायबल बना दिया है कि भाई तुम गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ होगा तुम्हारे से, चाहे तुम सोलापुर से लखनऊ ट्रांसफर हो जाओगे, यदि कोई केस डिफॉल्ट हुआ तो यू विल हैव टू हैंडल दैट, यदि रिकवरी ट्रिब्यूनल में गया, कहीं गया, कोर्ट कचहरी हुआ तो, और आपको अपने मैंने पर्सनली लायबल कर दिया RBI ने। तो ऐसी परिस्थिति में ब्रांच मैनेजर पूर्णतः मुतमईन होके, यहाँ साहब ये करने वाला आदमी, देखिए ऐसा सीट पर बैठा आदमी अगले को समझ जाता है उसकी हाव भाव से, उसकी हरकत से, कि काम करेगा या पैसा लोन लेने आया, स्कीम का लोन लेने आया। तो हमें पहले अपने को प्रमाणित करना पड़ेगा काम करके कि हाँ साहब हम काम कर रहे हैं, चलो आप दिखाओ। फिर दूसरा रास्ता बताया कि मान लिया वो कह रहा है दाएं बाएं चल रहा है, तो बताओ कोई हल हर्डिल हो तो बताओ, हम हल करेंगे, जैसे आज के केस में किया मैंने। तो हमारा ये कहना है कि यदि आप एक बार तय कर लिया कि हमें आगे बढ़ना है, तो आपकी राह कोई रोक नहीं सकता। एक अदृश्य सत्ता, हमने तो पूरे जीवन काल अनुभव किया, बहुत कठिन दौर देखा हमने भी अपने सेवा काल के दौरान, किसानों के लिए लड़ते लड़ते सिस्टम से लड़ गया, लेकिन एक अदृश्य सत्ता हमेशा हमारी मदद करती रही। कठिन दौर आया, कब निकल गया पता नहीं चला। तो भरोसा करके, उस अदृश्य सत्ता के ऊपर भरोसा करके, अपने लक्ष्य को निर्धारित मन, वाणी और कर्म से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। हमें लग रहा है कि कुछ और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी शक्तियां अपने आप आगे चलती चली जाएंगी। जीवेश पांडे जी, जी, जीवेश पांडे जी, जीवेश पांडे जी। जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार साहब, नमस्कार जो जी। आपका नंबर चाहिए था। हमारा जी जी, हमारा हो गया नंबर, जीवेश जी, नोट नंबर कर दिया जा चुका है। मैं रिपीट करता हूँ, नोट करिए। जी 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 941500 4977 4917 4917 4917 जी 17 जी। एक बार और 94 941500 1500 4917 4917। थैंक यू सर। जी। जी। और किसी साथी को कुछ हाँ। प्रश्न पूछना है? मनीष जी, चलिए ठीक है। अभिषेक जी, मैं कुछ बोलना चाहूंगा, आप जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसको वो कर दूं, समरी कर दूं इसके। मैंने आदरणीय ओझा जी से बहुत सी ज्ञान की बातें सुनी। मेरा जो इसका कंक्लूजन, मैं एक तरह से समरी कर रहा हूँ। मैं समरी का मतलब क्या है, ये जो बोला गया है मूल्य संवर्धन श्रृंखला, इसका शॉर्ट में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उत्पाद या सेवा की अवधारणा को लेकर के उत्पादन के जो विभिन्न चरण आते हैं, उनको निपटते हुए, उनसे फेस करते हुए, हम अंतिम लास्ट में उपभोक्ताओं तक
उसको हम वितरित करते हैं और उपयोग करने के बाद उसका जो बाद में निपटारा किया जाता है, दिस इज द मूल्य संवर्धित श्रृंखला। अब मूल्य संवर्धन क्या है उसको भी मैं एक सेंटेंस में शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ। किसी उत्पाद या सेवा में कुछ ऐसा जोड़ना जिससे उसका मूल्य बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल खेती लीजिए आप, खेती में अनाज उगाया आपने, गेहूं उगाया, और उस उगाने के बाद उसको आपने आटे में वहीं कन्वर्ट कर दिया अगर अपने स्तर पर, तो आपका मूल्य बढ़ गया, क्योंकि गेहूं के रेट से आप मार्केट में बेच के आते हैं, आपने उसके प्रोसेसिंग और वहीं कर लिया और वहीं पर उसका आटा बना दिया और उसको बेच दिया, तो ये क्या हो गया, ये आपने मूल्य संवर्धन कर लिया। इन द सेम वे डेयरी है, डेयरी में दूध का आपने घी बना लिया, पनीर बना लिया और उसका दही बना लिया, तो वो उससे महंगा मूल्य आपको मिल गया, यहाँ आपने मूल्य संवर्धन कर लिया। इसी तरह से कपड़ा है, कपड़ा लिया आपने, सादा कपड़े को डिजाइन डाल करके आपने उसमें कुछ बढ़िया कलरिंग करके उसको बेचा तो आपका मूल्य बढ़ गया। इसी तरह से जो आपने वेबसाइट बनाते हैं उसको और बेहतर करके अन्य सुविधाएं देना उसका मूल्य बढ़ा देता है, ये कहलाता है मूल्य संवर्धन। अब मूल्य संवर्धन का जो उद्देश्य मेन है वो है उत्पादन या सेवा को प्रतिस्पर्धा से अलग रखना है, अधिक ग्राहकों को आकर्षित करना है और बेहतर लाभ प्राप्त करना है, उत्पाद या सेवा की उपयोगिता और मूल्य बढ़ाना है। दिस इज द समरी ऑफ होल जो डिस्कशन है टुडे। और ये टेक्निकल जो चीजें इन्होंने बताई हैं वो बहुत ही मतलब बारीक चीजें इन्होंने किया है, वो आप सबों के सामने रखा है। थैंक यू। ओझा सर, मेरा लास्ट प्रश्न है आपसे। देखिए, कोऑपरेटिव में जो आपने प्रोडक्ट बेस्ड सारा कुछ बताया, मैं इसको सर्विस बेस्ड एंगल से देखना चाह रहा हूँ। अभी पॉलिसी लेवल पे गवर्नमेंट ने सर्विसेज में जैसे एजुकेशन के लिए कोऑपरेटिव बनने लगी है, गुजरात में बनी और यहाँ कानपुर में भी बनाने का। आप बिल्कुल, आप हॉस्पिटलिटी के लिए करिए, होटल इंडस्ट्री के लिए करिए, सब ट्रांसपोर्ट के लिए करिए। आप जो ऐसा ना बी पैक्स का जो हमने आपको भेजा था संविधान, उसमें वो सारे पैरामीटर्स हैं जो आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं। जी जी, तो इसमें इसमें आईटी को भी शामिल किया गया है? आईटी, अरे हम तो ये बताना चाहेंगे कि आईटी की पहली कोऑपरेटिव लखनऊ में ही हमने बनवाई और उन बच्चों के साथ मिलके बनाई। असल में हुआ एक बैच, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एक नया बैच आया, तो उनको ट्रेनिंग देने का मेरे को अवसर प्राप्त हुआ। पहले ट्रेनिंग में हमें लग रहा है कुछ 30-35 या 32 बच्चे होंगे, बहुत दिन बाद भर्ती हुई थी। तो उस ट्रेनिंग के पहले ही क्लास में जब वो अपने यहाँ एम्प्लॉय हो गए, कमीशन से सेलेक्ट होके एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग लेके, और मैंने जो एकेडमी की ट्रेनिंग लेके जब डिप्लॉय हो गए डिपार्टमेंट में, तो उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए एक हमारा सेशन हुआ 2 घंटे का। उस सेशन में जो बच्चे उसमें से कुछ बच्चों ने कहा कि सर, हम लोगों के साथ जो बच्चे पढ़ रहे थे जो कमीशन क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या? तो हमने कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी कोऑपरेटिव फार्म करी उन बच्चों के साथ मिलके, चूंकि रजिस्ट्रेशन उसी असिस्टेंट रजिस्ट्रार को जारी करना, रिकमेंड करना होता, तो एक साथी ने अपने दूसरे साथी के क्लस्टर को रिकमेंड करके रजिस्ट्रेशन करा दिया। और अभी जो कंप्यूटराइजेशन हुआ है, इसमें सॉफ्टवेयर बनाना, उसका वो करना, ये क्या कहते हैं, इंस्टॉलेशन करना, इस पूरी प्रक्रिया में भारत सरकार के नाबार्ड ने जिस कंपनी को काम दिया, उनकी सहयोगी कंपनी के रूप में लोगों ने अपने खड़ा कर लिया। दे आर डूइंग वेल। तो हमारा ये कहना है कि रास्ता इसका भी निकलेगा, और भाई एक एग्जाम्पल तो आपके सामने है ही है। इसीलिए सर मैंने वेबसाइट की बात करी। जी जी, तो आप करिए, इसमें अभिषेक जी करेंगे। इसमें इसी का एक्सटेंशन है। जो गांव में जितने भी स्किल बेस्ड सर्विसेज होती थी, जैसे लोहार होते थे, बढ़ई होते थे और बाकी ये होते थे, तो क्योंकि अभी तो मल्टीपर्पज हो चुका है, तो इन सभी को लेकर और इन सभी डायरेक्शन में एक कोऑपरेटिव में काम किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? आप जो सोच सकते हैं, कोई डायमेंशन छोड़ा नहीं गया है, जान लीजिए। अच्छा, सारा कुछ कवर है, सारा कुछ। जी, मैंने एकदम फ्रॉम A to Z जिसको कहेंगे वो सारा कुछ कवर है। ठीक है जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इतना समय दिया, इतनी देर से एकदम तल्लीनता से हमारी आवाज सुनी।
हम लोग सर, एक अच्छा बात करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू इसी सर। बात के साथ अपनी आज डॉक्टर का सुभाष समापन जी किया जाए। धन्यवाद सर को दीजिए और फिर सर, इसके बाद हम सर, इसको खत्म करें। सर, एक बात डॉक्टर सुभाष नालंगे जी। धन्यवाद। भास्कर पाटिल, डायरेक्टर जलगांव कोऑपरेटिव। ठीक अपन सर। हमेशा बात करेंगे। अभी सबको धन्यवाद देता, टाइम हो गया है, 1 मिनट बचा है जी ठीक है, आज थैंक यू। जो लखनऊ से ओझा सर ने सारा जो बताया है कोऑपरेटिव के बारे में, एफपीओ के बारे में, बैंक के बारे में, और सभी क्षेत्र में कोऑपरेटिव कैसी काम करेगी, एफपीओ कैसी काम करेगी, तो ये बहुत कुछ सब कुछ अच्छा बताया है, समझाया है। और जिन जिन लोगों का कोऑपरेटिव का स्टडी है, एफपीओ का स्टडी है, तो उनको सारा ये बात सर की समझ गई। और मुझे भी बहुत कुछ समझ गया। मैं भी उनसे 4 महीने पहले मिला था। उस दिन से मैंने कोऑपरेटिव का स्टडी चालू किया और रोज मैं कोऑपरेटिव के नए नए जो मुझे मिलता है वो मैं स्टडी करता। और ये करके आज मुझे इतनी खुशी हो गई कि ये 2 घंटे कहाँ खत्म हो गए ये समझ में नहीं आ गए। तो मैं सर का बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हर हफ्ते कोऑपरेटिव के लिए नया फंडा जो है आप बताओ, और हम आपके शिष्य बनकर पूरे भारत में काम करेंगे ऐसा। क्योंकि कोऑपरेटिव ऐसी मूवमेंट है कि अभी देश को बचाने वाली मूवमेंट कोऑपरेटिव रही। यस बिल्कुल साहब, Yes, बिल्कुल मैं सहमत हूँ धन्यवाद। साहब। और सभी चलिए, लोग बहुत ज्वाइन हो गए। किरण सर। पटवर्धन भी ज्वाइन हो गए। किरण पटवर्धन जी किरण ने 26 किरण करोड़ की कंपनी का काम किया है। और मैंने 15 तारीख का उनका यूरिन गोट यूरिन का उद्घाटन करके आया। यूरिन का फर्टिलाइजर और स्प्रे बनाने का हमने स्टार्ट बहुत किया। बहुत उसमें पशु डिपार्टमेंट के आयुक्त आए थे कार्यक्रम में, बहुत बहुत तो बढ़िया। एक दिन पहले ही। हाँ, हाँ, धन्यवाद ना, ना, सभी। ना, नागले जी, नागले जी, हाँ नागले जी, हाँ मैं कुछ हाँ, कहना चाह रहा हूँ आपसे। जो बोलिए। काव यूरिन नलांगे है, नलांगे। नालांगे जी, आपसे निवेदन है कि एक जगह मेरे यहाँ जनपद नैनीताल में 2500 लीटर उनके पास यूरिन है। वो हाँ, गौमूत्र का वो चाहते हैं, क्या करें उसका बताइए, आप हमें रास्ता बताइए। आपने भी बात जी। आप मालपुर में ट्रेनिंग के लिए आइए, हम ट्रेनिंग देंगे और नया रास्ता दिखाएंगे, समृद्धि महामार्ग।